गेरंड संहिता लाइव क्लास हमारी चल रही थी। कल रिवीजन शुरू किया था हमने गेरंड संहिता का, जिसमें फर्स्ट पार्ट हमने अंतर्दोती या अंतःदोती जिसको हम कहते हैं वो कल कंप्लीट किया हमने। आज है नेक्स्ट दोती। अंतदोती के बाद में है दंत दोती। उसके बाद में करें तीसरी का नाम हम देते हैं हृदय धोती। हृदय धोती। चतुर्थ का नाम करें मूल शोध। ये चार धोतियों के प्रकार है। धोती के मुख्य चार प्रकार है गेरंड संहिता के अनुसार। धोती के मुख्य चार प्रकार, फिर इनके आगे जाकर के सब डिवीजन हो जाते हैं, वो अलग बात है। ठीक है, उसको मैंने अच्छे से चार्ट के माध्यम से आपको समझाया था पिछली बार। तो अंत्य धोती की अगर मैं दोस्तों बात करता हूं, माने आंतरिक वाली धोती, अंतः स्तर की है ना। इसमें हमने चार चीजें देखी थी। क्या क्या देखी थी? वातसार, वारीसार, एक दो, इनका भी क्रम याद होना जरूरी है। तीसरी क्या थी? बहिष्कृत, वहनीसार, वहनीसार, और नंबर 4 बहिष्कृत। ये चार धोतियां हमने देखी थी। ठीक है, अब दंत धोती। अब दोस्तों दंत धोती के अगर हम प्रकारों की बात करें तो दंत धोती को जानने से पहले मैंने बताया था कि हाथ की ये 5 उंगलियों का आपको पता होना चाहिए। अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका, कनिष्ठा, ये 5 उंगलियां हैं, है ना। माने 4 उंगलियां और एक अंगूठा, इन सब के बारे में अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। तो प्रथमा, द्वितीय इस तरीके से बोला जाता है एग्जाम में, श्लोकों में भी कई बार। तो आपको इस हिसाब से पता होना चाहिए। इसको हम प्रथम उंगली कहते हैं, इसको दूसरी उंगली कहते हैं, इसको तीसरी उंगली कहते हैं, इसको चौथी उंगली, है ना। और अंगूठा अपने आप में एक है ही है। इसको हम अगर संख्या के दृष्टिकोण से देखो, इसको 0 से शुरुआत करनी पड़ेगी। तो अग्निसार या वहनीसार, रीना जी बिल्कुल, अग्निसार इज इक्वल टू वहनीसार। ठीक है, थर्ड नंबर पर वहनीसार हो जाएगी, फोर्थ पर बहिष्कृत होगी। ओके, तो अब हम बात करते हैं आगे दंत धोती की। तो सबसे पहले दोस्तों दंत मूल धोती है। दंत धोती की तरह दंत धोती के पार्ट देखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट मैं बात बताता हूँ दंत धोती के बारे में। कल मैंने दंत धोती करवाई थी। दंत धोती के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है, इसके टाइप्स जो हैं कितने हैं? 5 प्रकार हैं। कौन कौन से? एक बात तो ये दिखा देता हूँ कि अंत धोती हम बोलते हैं, अंत धोती बोलते, अंत मूल धोती तो नहीं बोलते। तो अंत धोती बोलते तो इसको भी दंत धोती बोलते, दंत मूल धोती नहीं बोलेंगे, क्योंकि एक दंत मूल धोती है इसका जो पार्ट है, और एक दंत धोती है। दो नाम से है, एक ही नाम से। बच्चे कंफ्यूजन करते हैं कि इंपॉर्टेंट जो मेन है वो कौन सी है, दंत मूल है या दंत धोती है। तो अंत्य धोती जैसे बोलते हैं हम, ऐसे ही दंत धोती बोलते हैं। कोई डिफरेंस नहीं है, तय लग जाता है बस, आगे बाकी वही है। मूल इसमें नहीं लगा वर्ड तो इसमें भी नहीं लगा, माने मेन के अंदर मूल नहीं लगता। ठीक है, फिर इसके जब सब डिवीजन करते हैं दंत धोती का सबसे पहला पार्ट आता है दंत मूल धोती। दांतों के पास में है जीवा, जीवा मूल धोती। जीवा पास में अगर साइड में देखे तो हम जहां से पैरापेट ग्लैंड निकलती है, कल बात की थी, तो वहां से कर्ण है, माने कर्ण रंध्र धोती। धोती 2 कान है तो दोनों की अलग अलग हो जाती है, दाएं कान की अलग, बाएं कान की अलग, 2 की। फिर है कपाल, ऊपर देखे तो कपाल है, कपाल रंध्र धोती। तो अब इसमें हम टाइप्स करते हैं दंत मूलम, जीवा मूलम, रंध्रम च कर्ण युग्मयो, कपाल रंध्रम पंचयते। ये इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पर आपको दिख रही होगी नीचे श्लोक में, पंचयते दंत धोती विधीयते। कहते हैं 5 हैं जो दंत धोती कहे जाते हैं। बच्चे अक्सर कर्ण रंध्र को 1 मान लेते हैं, तो इसको 4 ही कहते हैं। इवन की कई बार आपको सुनने को मिल जाता है 4 ही धोती, बट याद रखेंगे 5 माने गए। 5वीं कौन सी हो जाती है? कान को 2 मान लिया, कर्ण युग्म, युग्म का अर्थ होता है 2, तो कान को 2 मान लिया, इस कारण से 2 धोती हो गई। दंत, जीवा, कर्णरंध्र, कर्णरंध्र और कपाल रंध्र, ये 5 धोतियां हमारी मूल हो जाती हैं। तो इस प्रकार से ये हुई। इसके बाद में जब हम आगे देखते हैं, इसके बाद अब हम इसके करें टाइप्स। दंत मूल धोती सबसे पहला। दंत मूल माने दांतों की जड़ों से, दांतों से संबंधित। तो कैसे होती है? खाद्य रस अथवा शुद्ध मिट्टी के द्वारा दंत मूल को मांजना जब तक कि किल्बिश न छूटे। किल्बिश माने मैल, जिसको बोला है किल्बिश, है ना, कालापन, येलोइश जो पार्ट होता है वो न निकल जाए, तब तक कहते हैं मांजते रहिए। तो इंपॉर्टेंट पार्ट ध्यान देंगे बच्चे सभी, क्या है? दंत मूल धोती में दांतों की शुद्धि करने के लिए क्या, कौन सा रस उपयोग करना चाहिए? खाद्य रस, खाद्य ना, खाद्य रस की बात की। खैर सुना है आपने, खेतों में जो रहते राजस्थान में खेत जांटी आदि ऐसा होता है, तो उनका जो जड़ होती है ना, या उनकी जो छाल होती है, उनके द्वारा दांतों की सफाई करना होता है। प्राचीन समय में ऐसे ही करते थे। प्राचीन
बात करें 10 से 20 साल पहले की बात, और आज भी गांव में आपको बड़े बूढ़े मिल जाएंगे ऐसे करते हो, ब्रश का यूज ही नहीं करते, है ना। ब्रश को हमने, वही बात है, मैं कहता हूँ हर चीज हम सीखते हैं समाज से, तो ब्रश हमने सीख लिया, टीवी पर आकर कंपनी ने हमें सिखा दिया, और वो मैं भी सीखा हूँ, आप भी सीखे हुए हैं, और हम अपने बच्चों को भी सिखा रहे हैं, क्योंकि वही हमारी परंपरा बन गई है। पहले हम किससे सीखते थे, हमारे दादा परदादा से सीखते थे, तो वही चीजें सीखते थे जो वो करते थे, है ना। बट अब दादा पिता जिनसे है उनसे रिश्ता दूर का हो गया, इस कारण से उनसे हम सीख नहीं पाते, है ना। तो इस कारण से ये जो परंपरा है हमारे ब्रुश वाली आ गई, है ना, क्योंकि कंपनियां सिखा रही है अभी हमें। तो खादी रस और शुद्ध मिट्टी, मिट्टी बालू रेत जो होती है उससे भी शुद्धि होती है दांतों की, या चिकनी जो मिट्टी होती है नदी के किनारों पर पाई जाती है चिकनी मिट्टी, वो भी काफी अच्छी, दांतों को साफ करने से लेकर के घावों को भरने तक भी अच्छी मानी जाती है। बट यहाँ पर एग्जाम के दृष्टिकोण से आप दो ही चीजें याद रखेंगे कि एक तो शुद्ध मिट्टी और एक खादिर रस, खादिर रस, बस ये दो चीजें आपको याद होनी चाहिए यहाँ पर। तो इन दोनों को दंतमूल धोती के अंतर्गत माना गया है। टीवी ने बैकवर्ड, हाँ, दादाओं को हमारी जो मॉडर्न एजुकेशन कह दीजिए इसको, है ना, या टीवी कह दीजिए, तो इन्होंने भाई इलिटरेट साबित कर दिया कि आपकी जो विद्या है कितनी खराब है ना, ये साबित कर दिया। और हर एक चीज के ड्रॉबैक्स भी होते हैं, बेनिफिट्स भी होते हैं। उनकी विद्या की अगर देखें तो 100% उनको अपनाने चले तो वहां पर ड्रॉबैक्स मिल जाएंगे बहुत सारे। अगर पूरी तरह से हम आज की मॉडर्न चीज को अपनाने चले तो भी यहाँ पर ड्रॉबैक्स मिल जाएंगे, माने ड्रॉबैक्स भी है और बेनिफिट्स भी है दोनों चीजों के। तो समायोजन करके चलना पड़ता है कि कितनी बातें हमें पिछली अपनानी है, कितनी बातें हमें आधुनिक चेंजेस के साथ अपनानी है ना। परिवर्तन तो सत्य है, परिवर्तन तो होना ही था, अगर टीवी ना आता तो कोई और चीज आ जाती, है ना। तो ये तो चीजें आनी आनी थी, बट हमें जीवन में हमें समायोजन करके चलना पड़ता है कि हमें कैसे एडजस्टमेंट करनी है। तो दो चीजें हुई, खादी रस और शुद्ध मिट्टी, दो चीजें। फिर आगे बात करते हैं, दांतों की रक्षा करती है दंतमूल धोती, इसको प्रतिदिन प्रातः काल में करनी चाहिए। तो प्रश्न नंबर 1, कितने प्रश्न बने यहाँ से, 2 प्रश्न बन गए। दंतमूल धोती, दंत धोती के अंतर्गत कौन सा नंबर पर है, माने पहला अंग बताइए, या पहला अंग कौन सा है, दंतमूल धोती है, नंबर 1 हो गया। दूसरा प्रश्न, दंतमूल धोती में किस रस से दांतों की सफाई करनी चाहिए, खादी रस और शुद्ध मिट्टी, दूसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न, दांतों दंत धोती के अंतर्गत वर्णित दंतमूल धोती को किस समय किया जाना चाहिए, प्रतिदिन प्रातः काल में, केवल केवल और केवल प्रातः काल में बताई गई है। तो ये 3 क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ से चौथा कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा, इतना क्लियर हुआ। फिर उसके बाद में दंत धोती का आपसे सीरीज पूछी जा सकती है, दंत फिर जीवा, दांत के पास में जीभ रहती है, जीभ के साइड में कान रहते हैं ना, कान के बाद कपाल रहता है, तो ये आपके क्रम भी बन जाते हैं, ठीक है। तो ये सीरीज भी बन जाती है, तो दंतमूल धोती हुई। अब इसके बाद में चलते हैं जिह्वा मूल धोती, मूल शब्द लग रहा है, देखो मेन था उसमें मूल वर्ड नहीं लिखा है, दंत धोती में मूल नहीं लिखा है, इनमें मूल लग रहा है, दंत मूल जिह्वा मूल, है ना। बाकी कर्ण रंध्र कपाल रंध्र तो है ही है, रंध्र माने एक छिद्र, कर्णों में रंध्र होता है और कपाल में रंध्र होता है, उस प्रकार से। फिर दूसरी धोती आती है हमारी जिह्वा मूल धोती, माने जीभ के मूल की सफाई, पहले दांतों की मूल की सफाई की दंत मूल में, अब जिह्वा मूल धोती कहते हैं। इसको दीर्घ लंबिका वर्ड यूज करते हैं, दीर्घ लंबिका माने लंबिका बोलते हैं जीभ को, और दीर्घ माने लंबाई। तो लंबिका होती है हमारी जीभ होती है, उसकी और लंबाई बढ़ जाती है, कहते हैं दीर्घ जिह्वा मूल धोती से। तो अगर जीभ की लंबाई बढ़ेगी तो कहाँ टच होगी सर, वो हमारे भ्रू मध्य में टच हो सकती है। अगर भ्रू मध्य में अगर बाहर निकालने पर हमारे आज्ञा चक्र तक जीभ पहुंचने लगे और अंदर की तरफ बैंड कर दे और मुख में अंदर की तरफ प्रवेश कर दे, तो उससे क्या हो जाता है, हमारी खेचरी मुद्रा हो जाती है। मीन्स इसमें कहीं ना कहीं हमारी खेचरी मुद्रा से संबंधित होनी चाहिए, ये जो है खेचरी से संबंधित होनी चाहिए। तो आगे बात करते हैं, दंत मूल, जिह्वा मूल, कर्णरंध्र, कर्णरंध्र और कपाल रंध्र। दंत मूल की बात की, जिह्वा मूल की, तो जिह्वा मूल की अगर देखें तो तर्जनी, मध्यमा और अनामिका, तर्जनी, मध्यमा और अनामिका, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये 3 फिंगर होती है, इनको मिलाकर के गले में डालें और जिह्वा मूल की कहते सफाई करें। यहाँ पर 3 चीजें बताइए, तर्जनी, मध्यमा, अनामा, अंगुली त्रय योगतः के तीनों उंगलियों को मिलाकर के हमें गले के मध्य में लेके जानी है और लंबिका मूल की सफाई करनी है, मार्जिन, मार्जिन माने मार्जन करना, सफाई करना, तो लंबा सफाई करनी है। जब सफाई पूरी हो जाए तो पहला प्रश्न, जिह्वा मूल में किन उंगलियों का प्रयोग करना चाहिए, तो तर्जनी, मध्यमा और अनामिका, केवल पहली 3 उंगलियां, ठीक है। ये जो चार्ट देख रहे हैं आप, इन तीनों का ही प्रयोग करना है आपको। उसके बाद में दूसरा प्रश्न बनता है कि किस तरीके से सफाई करनी, मानी किस चीज को हम लगाएं। अगर सफाई करनी है, जैसे मैं ये कहूं कि हमें दीवार पर पेंट करना है, तो किससे करना है, एशियन पेंट से, एक्सेट्रा, या कोई और पेंट है ना, वगैरह वगैरह, कली से आदि आदि, तो वो चीज होगी। तो जैसे हम जीभ की सफाई करेंगे, शुद्धि करनी, तो किस चीज किससे दोहन करेंगे, पहले तो हमने मैल उतार दिया, अब इसके ऊपर
इसकी मसाज भी करनी है तो नवनीत से मसाज करनी है। खेचरी मुद्रा में नवनीत की मसाज की जाती है, तो यहाँ पर भी सेम नवनीत से दोहन करना है, माने मसाज करनी है। इसके बाद में जीभ को लोह यंत्र से पकड़कर चिमटी से खींचना है। तो दो प्रश्न हुए, तर्जनी मध्यमा अनामिका से जीभ की शुद्धि करनी है और क्या लगाना है, नवनीत लगाना है, नवनीत से सफाई करनी है। तीसरा प्रश्न बनता है किस समय करनी चाहिए, कहते हैं ये सूर्योदय और सूर्यास्त के समय करनी चाहिए। जीवा मूल धोती कब करनी है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय करनी चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है जीवा मूल धोती के लाभ। दंत मूल धोती के क्या लाभ थे, दांतों की सफाई, और कोई लाभ नहीं था उसका। जीवामूल धोती के लाभ क्या हुए, कफ दोषों का निवारण करती है जीवामूल धोती, कफ दोषों का निवारण। आगे जरा मरण में नाश, मतलब जरा मरण से छुटकारा दिलाती है, बुढ़ापा और मृत्यु से, और रोगों का भी नाश करती है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है कफ दोषों का निवारण करती है जीवामूल धोती, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। और इससे क्या होता है, जीभ की लंबाई बढ़ती है। तो कौन सी क्रिया है जिससे लंबाई बढ़ती है जीभ की, जीवामूल धोती, इससे जीभ की लंबाई बढ़ती है। क्रिया के रूप में देखा जाए तो, मुद्रा नहीं है, क्रिया, ठीक है। फिर आगे देखते हैं कर्णरंध्र धोती। कर्णरंध्र दंत धोती के पहला कौन सा हुआ, दंत मूल हुई, दूसरी जीवा मूल हुई, तीसरी है कर्णरंध्र। कर्णरंध्र दो बताई गई हैं, दाई और बाई, बट क्रिया जो है इनकी एक ही है। जैसे हम एक कान की सफाई, कान की सफाई करते हैं, यही होता है व्यवहार में। तो यहाँ पर भी दो प्रकार दिए हैं, दाया कर्णरंध्र और बाया कर्णरंध्र, बट इनकी जो विधि है वो सेम है, टाइप अलग अलग है, विधि सेम है, विधि सेम है। तर्जनी और अनामिका, तर्जनी माने पहली उंगली, अनामिका माने लास्ट वाली उंगली, माने लास्ट सेकंड, तो थर्ड नंबर की उंगली है। उन दो की सहायता से दोनों कानों के छिद्रों की सफाई करनी चाहिए। अब ये ध्यान रखें, दो कान बताए कि अगर बाहरी पार्ट की सफाई करनी है तो थर्ड अनामिका से करिए और तर्जनी से आप पहली उंगली से करिए। अब देखिए छोटी, सबसे छोटी उंगली जो है फोर्थ नंबर में, जिसको हम कनिष्ठ बोलते हैं, उसका प्रयोग नहीं कहा है, तो यहां से अब प्रश्न बनने की पूरी संभावना है। तर्जनी अनामिका, कहता तर्जनी और अनामिका इन दो उंगलियों का प्रयोग कर रहे हैं। हालांकि अजीब लगता है ये कैसे पॉसिबल है, तो कान में जाती नहीं है, तो उन्होंने महर्षि किरण ने कहा इतनी लेके जाने, ज्यादा लेके जाओगे तो कान का पर्दा फट जाएगा, है ना। तो तर्जनी और अनामिका दो ही उंगलियां बताइए, ये आपको ध्यान रखना है। और कर्णरंध्र का नित्य प्रति अभ्यास करने से क्या होता है, नाद की अनुभूति होती है। तो इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट एक प्रश्न यहां से बनता है। यहां से प्रश्न देखो कितने बन रहे हैं, कर्णरंध्र धोती के कितने प्रकार होते हैं, दो प्रकार होते हैं, दाया और बाया, है ना। इसी कर्णरंध्र धोती भी 5 प्रकार से हो जाती है, क्योंकि ये दो है तो इसलिए, वैसे 4 होने चाहिए, कर्णरंध्र एक है तो, बट ये 2 मान ली गई इसलिए 5 हो गए टोटल। और किस धोती के करने से नाद की उत्पत्ति होती है, कर्णरंध्र से। या कर्णरंध्र धोती से होता क्या है, नाद की उत्पत्ति होती है, ये समझ जाएंगे, नाद प्रकाशित होता है। तो ये 3 प्रश्न बन रहे हैं। और किस तरीके से करनी चाहिए, तर्जनी और अनामिका पहली और तीसरी उंगली से, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा अजीब है, सीक्वेंस अलग अलग उंगलियां हैं, व्यवहार में हमें प्रैक्टिकली मालूम नहीं होती है कि ऐसा होता है, प्रैक्टिकली हम नहीं कर पाते ऐसा, है ना। तर्जनी आप लेंगे तो कान की सफाई हो ही नहीं पाती अच्छे से, बट इन्होंने कहा है तो हमें करना है ऐसे ही। क्लियर है, अब आगे चलते हैं। कपाल रंध्र धोती की बात की जाए तो कपाल माने हमारा सिर वाला मस्तक प्रदेश का जो ऊपर वाला भाग होता है, कपाल रंध्र। दक्षिण हाथ को वृद्धांगुष्ठेन, वृद्ध माने मुड़ा हुआ, झुका हुआ, है ना, बूढ़ा जो व्यक्ति होता है झुका हुआ रहता है। मिनट देना पड़े, हाँ गेरेंड को मालूम नहीं था ना कि हमें नेट देना होगा, इसलिए उन्होंने बोल दिया तर्जनी और अनामिका ना। मालूम होता तो आपके लिए स्पेशल बताते कि तिल्ली से ही कर लेना भाई, है ना। नहीं तो बस स्टैंड पर वो बैठे होते हैं कान साफ करने वाले, साथ में जेब भी साफ कर देते हैं, लाल सी पगड़ी पहनकर बैठे रहते हैं ना कई बार, तो साथ में जेब भी साफ कर देते हैं और आपका कान भी साफ कर देते हैं, तो उनसे भी करवा सकते हो, गेरेंड ऋषि को पता होता है, इजी कर देते हैं वो। तो चलिए खैर, तो दक्षिण हाथ को कप की तरह बनाकर भाल रंध्र में थपकी देनी चाहिए। भाल रंध्र माने कपाल रंध्र में थपकी देने से हमारे कपाल की जो है शुद्धि होती है, कपाल रंध्र धोती होती है। तो कपाल रंध्र धोती कैसे होती है, कपाल रंध्र में थपकी देने से, दक्षिण हाथ को कप की तरह बना करके। व्यवहार की बात करें तो उसमें पानी हैं, तो उसको जैसे नहाते हैं, तो बूढ़े देखे होंगे आपने, तो नहाते समय सबसे पहले सिर पर ऐसे थपकी देते थे हल्की हल्की, कप बना करके हाथ को, है ना, देखना ध्यान से कभी भी, तो वो हमारे कपाल रंध्र हो जाती है। लाभ क्या है, कफ दोष का निवारण होता है, नाड़ी निर्मल होती है, दिव्य दृष्टि होती है। तो तीनों लाभ इंपॉर्टेंट है, 3 लाभ इसके विशेष है, बाकियों के कफ किस में है, इसमें आया कफ का, जरा मरण नाश। कर्णरंध्र में केवल और केवल क्या आया, नाद की उत्पत्ति आई, नाद आया। दंतमूल में केवल दांत की सफाई आई, है ना। कर्णरंध्र में नाद की उत्पत्ति आई, जीवामूल में कफ का निवारण और जरामरण में नाश और रोगों का नाश, इतना ही आया। कपाल रंध्र में क्या आ गया, 3 लाभ आ गए। तो दंत धोती के अंतर्गत लाभ अगर पूछा जाए आपसे तो सबसे इंपॉर्टेंट किससे पूछा जाता है, कपाल रंध्र से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कफ दोषों का निवारण होगा, ये बात पता लगी, कफ दोषों का निवारण होगा, और नाड़ियों की निर्मलता होगी, नाड़ी सारी की सारी नाड़ियां निर्मल हो जाएगी। इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो लगता नहीं है तो पूछा जा सकता है कि दंत धोती
क्रिया है दंत धोती के अंतर्गत जिससे नाड़ियों में निर्मलता आती है, नाड़ी शुद्धि होती है, तो दंत धोती से दिव्य दृष्टि भी होती है ना, कपाल शुद्ध हो गया तो नाड़ी भी शुद्ध, दृष्टि भी शुद्ध होगी। तो इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तीनों लाभ, ये ध्यान रखना है। इस क्रिया को करना कब है, तो टेक्निकली थोड़ा सा महर्षि गैरंड ने घुमा करके बातें बोली है ना। तो नाड़ी निर्मलताम याति दिव्य दृष्टि प्रदायने प्रजायते कहते कफ दोषम निवारयति, ये तीन लाभ बता दिए यहाँ पर। इसके बाद में और कहते हैं करना कब, कहते हैं निद्रांते, निद्रा के अंत में। निद्रा के अंत में माने जैसे आप सो गए हैं, रात्रि में सोते हैं नॉर्मली, तो अंत कब होगा रात्रि का, जब सुबह होगी बात है ना। सुबह मतलब सुबह सुबह में करनी चाहिए कहता है एक। फिर ओके कहते भोजन अंत, कहता भोजन जब कर लिया गया हो, पूरा हो गया भोजन, उसके बाद में भी एक बार कर लो कि भोजन के अंत में कर लो है ना, पूर्ण होने के बाद भोजन करने के बाद में। चय दिवांते चय दिने दिने, और दिन के अंत में, दिवांते मतलब दिन के अंत में सायंकाल, साय सूर्यास्त हो चुका है, सोने से पहले करना है एक तरह से। तो आपको ये तीनों वर्ड याद रखने, निद्रांते, भोजनांते और दिन अंते, तीन वर्ड, ठीक है। टेक्निकली घुमा करके दिए, मैं अगर सिंपल शब्दों में बोलूं तो निद्रा के अंत में मैं सुबह बोल सकता हूं है ना, भोजन के अंत में माने भोजन है ना, खाने के बाद में, पेट खाने के बाद, और दिन के अंत में बोलूं तो रात्रि में है ना, या साय में बोल दूं, साय, सायकाल दिन का अंत बोला जाता है, सायकाल है ना। रात्रि तो फिर पूरी 12 घंटे की हो जाती है हमारी, 8-10 घंटे की। किरण एग्जामिनर की हेल्प कर रहे हैं, टेक्निकल वर्ड्स यूज किए हैं, हाँ टेक्निकल वर्ड यूज किए हैं, वेरी गुड वरुण जी, वाह। तो सुबह है ना, साय और भोजन कहते हैं, ये अपनी को व्यवहार में हम देख सकते हैं अगर एग्जामिनर हिंदी दे तो इसकी। बट आपको याद क्या रखना है, ये वाली चीज, क्यों, क्योंकि एग्जामिनर यही चीज आपको टेक्निकल वर्ड्स एज इट इज देता है। आपको दे देगा कपाल रंध्र धोती, इनमें से किस समय करनी चाहिए या किस समय नहीं। तीन समय तो वो एज इट इज दे देगा, निद्रांते, भोजनांते, दिवांते। एक कुछ और दे देगा ना, पिबांते मतलब पानी पीने के अंत में, क्या पानी पीने के अंत में कोई बात नहीं की तो नहीं करनी। और इस प्रकार के तीनों समय, एक दिन में अगर तीनों समय करें तो प्रतिदिन ऐसे करना है, ये तीन समय प्रतिदिन अभ्यास करना है आपको इस तरीके से। तो ये इन्होंने कह दिया कपाल रंध्र धोती का, वेरी इंपॉर्टेंट, थोड़ा ध्यान देंगे इन चीजों पर। निद्रांते, भोजनांते, दिनांते। निद्रा के अंत में पहला प्रश्न बन गया है ना, निद्रांते, भोजनांते, दिनांते, ये एक प्रश्न हो गया। इसके बाद दूसरा प्रश्न लाभ का हो गया है ना, लाभ कैसे होगा, कफ दोष से नाड़ी निर्मल होगी और दिव्य दृष्टि प्रदान होगी, दूसरा लाभ, दूसरा प्रश्न हुआ। तीसरा प्रश्न किस हाथ से करनी चाहिए कपाल रंध्र धोती, किस हाथ से करनी है हमें, दक्षिण हाथ से करनी है, दाएं हाथ से। पांचवा प्रश्न अगर, चौथा प्रश्न अगर बनाना चाहे एग्जामिनर तो ये पूछ सकता है कि दंत धोती के अंतर्गत कपाल रंध्र धोती किस नंबर पर आती है, तो किस नंबर पर आती है, 5वें नंबर, ध्यान रखना है 5वें नंबर पर। मैं फिर बता रहा हूँ, संख्या देखने में लगेगी आपको 4 नंबर पर है, क्योंकि दंत मूल, जिह्वा मूल, कर्णरंध्र और फिर कपाल रंध्र चौथे नंबर पर लगती है। परंतु कर्णरंध्र को युग्म के रूप में बताया गया, इसलिए कर्णरंध्र, कपाल रंध्र जो है 5वें नंबर पर आती है। प्रश्न पूछा जा सकता है, आप ध्यान रखेंगे। दंत धोती से अक्सर प्रश्न पूछा गया 2 से 3 बार कि दंत धोती के अंतर्गत कितनी प्रकार की धोती है, 5 प्रकार की धोतियां हैं। 5 में कौन कौन सी है 4 ही, कर्णरंध्र 1 मान करके अगर चले तो, बट ये दाई बाई के अनुसार 2-2 हो गई, तो इस कारण से संख्या 5 हो जाती है। ये ध्यान रखेंगे अच्छे से, ये इंपॉर्टेंट है, बच्चा पजल बहुत होता है यहाँ पर स्टूडेंट्स, ठीक है। आगे चलते हैं फिर, हृदय धोती। तो हमने अंत धोती की, दंत धोती की, अब है हृदय धोती। हृदय धोती त्रिविधाम कुर्यात दंड वमन वाससा, कहते हृदय धोती जो है 3 प्रकार से है, कुर्यात दंड, दंड धोती, वमन धोती और वाससा माने वस्त्र धोती, ये 3 प्रकार से हृदय धोती बताएगी। क्रम याद रख लेंगे। प्रश्न क्या आता है, जैसे अंत धोती, दंत धोती, इनमें से किसी में भी आ सकता है। ये हृदय धोती के अंतर्गत कौन सी धोती का वर्णन नहीं किया गया, तो 3 का वर्णन किया गया, आपको 3 का पता होगा, चौथी अपने आप एक्सक्लूड कर देंगे, XYZ कोई भी हो है ना, उसको अपने आप निकाल देंगे। दंत, दंड, वमन और वस्त्र, ये 3 है, बाकी वो निकाल देंगे। वस्त्र धोती की जगह हो सकता है आपको वाससा लिखा जाए एग्जाम में, क्योंकि सूत्रकार वाससा वर्ड देते हैं, तो आप वाससा याद करेंगे। क्लियर, फिर चलते हैं आगे। दंड धोती। दंड धोती में क्या होता है, ये दंड जो ले रहे हैं है ना, स्वामी जी हमारे गुरुजी हैं, तो गुरुजी मतलब मेरे गुरुजी नहीं है, वैसे ही कहीं से फोटो मिल गई मैंने लगा दी है ना, अपना काम चलना चला दिया आपने। तो दंड धोती में ये इन्होंने, दंड है आज के समय में, ये पाइप होती है ऐसे रबड़ की, आपने देखा हो जो भी मास्टर में एडमिशन लेता है बच्चा, सबसे पहले यूनिवर्सिटी उसको ये कहती है कि 200 रुपए की ये किट, काम नहीं चलेगा तुम्हारा है ना, जीवन में कोई ज्ञान नहीं ग्रहण कर पाओगे, ऐसे कह करके वो बेचारे को किट भेज देती है स्टूडेंट को। तो ये किट आ जाती है, उसमें से एक ये भी होता है, रबड़ की मोटी पाइप होती है, तो दंड धोती होती है। इसमें हम शुरुआत में प्रैक्टिकली मैं बात करूं तो आपको समझाने के दृष्टिकोण से, तो क्या होता है, आज के समय की बात कर रहा हूं मैं, ये रबड़ की पाइप होती है, सबसे पहले पानी पी लिया जाता है, खूब सारा पानी पी करके ये पाइप अंदर ले जाती है, और उस पाइप के माध्यम से कहते हैं पानी निकालो है ना, ये किया जाता है सारा का सारा। ये है आज की दंड धोती। अब हम
महर्षि गैरंड के अनुसार अगर देखें तो ये तो हुई आज की, वर्तमान की, ठीक है, वर्तमान की, जो अपने कोई काम की नहीं है फिलहाल। इस्लामिक के दृष्टिकोण से, ऑब्जेक्टिव स्टडी के दृष्टिकोण से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है इसका। अब देखते हैं फिर इधर हम योग में हमारे नेट के दृष्टिकोण से क्या आवश्यकता है। तो दंड धोती में कहते हैं महर्षि गैरंड, कहता 3 प्रकार के आप दंड लीजिए, रंभा दंडम, हरिदंडम, वेत्र दंडम तथा। ये बात हमने प्रैक्टिकल में मैंने की है सर, बस एक बार है। अच्छा आपने एक बार की है, वेरी गुड रीना जी, बहुत बढ़िया, आपसे उत्तम तो कोई है ही नहीं। आपने एक बार की, बहुत बढ़िया। और सरिता जी ने एक बार हाथ भी नहीं लगाया, सरिता जी को पता ही नहीं दंड होता कैसा है। सरिता जी ने पहली बार पता मुझसे क्या पूछा कि सर यही दंड होता है क्या? हमने तो दंड वो सुना था कि दंड मिलता होता है ना, दंड नाम शास्त्री प्रजा नाम, है ना, दंड शास्त्री प्रजा नाम, कहते दंड से शासन होता है, ये होता है सर जिससे प्रजा प्रशासन किया जाता है। सरिता जी को ये भी नहीं पता था, तो है ना। तो इसलिए रीना जी आप तो बहुत उत्तम हैं, आप तो कर चुके हैं कम से कम, तो सरिता जी को तो ये भी नहीं पता अभी तक, है ना। तो आप तो बहुत भाग्यशाली है, आपके बुद्धि तो बहुत तेज है, तो बहुत, तो इसलिए ना मैं कहता हूँ कि रीना जी, पूनम जी और ये है ना, तो इनकी बुद्धि बड़ी तीक्ष्ण है, जीवन में कभी ना कभी इन्होंने कुछ कर रखा है, ऐसी नहीं है ना, जिंदगी भर इन्होंने पिट्ठू नहीं खेला। आगे तो दंड धोती की बात करें हम, महर्षि गैरंड ने नाम दिया रंभा दंडम, हरि दंडम, वेत्र दंडम तथा। 3 दंड दिए, रंभा दंड, हरिदंड, वेत्र दंड। एज इट इज हिंदी में वर्ड याद रखना है आप लोगों को, अगर आपको कुछ और मिले तो थोड़ा देख लेना। रंभा दंड बोलते हैं, रंभा मीन्स केला, है ना, केला जो होता है, केले का तना होता है, उसके बिल्कुल निकालते जाते हैं, उसको काटते जाते हैं, बाहर की चीजों निकालते जाते हैं, बीच में उसके जो केला का भाग आता है, उसकी लेयर है खूब सारी, उसके बीच का जो तने का बीच का मृदु भाग ले लेते हैं, उसको निकाल लेते हैं, है ना, सारी बाहर की लेयर्स को निकाल करके। तो सरिता जी, चलो शुक्र है सरिता जी ईर्ष्या तो नहीं करते, कम से कम ये आपकी प्रशंसा करती रीना जी, सरिता जी ने भी, मैंने सोचा सरिता जी कहीं जल ना जाए, है ना। तो सरिता जी वैसे जलते नहीं है, बहुत प्रशंसा बहुत करते हैं लोगों की, है ना, खूब दब के। नया बैच कहते हैं ब्रिलियंट है, अपने आप को पुराना मानते हैं, देखो। हाँ ये भाई सरी, देखिए पूनम चौहान ने क्या कमेंट किया, आज की ताजा खबर, पूनम जी ने सरिता जी को बोला ओल्ड। ओल्ड मतलब क्या कहना चाहती है पूनम जी? क्या ये 100 साल से पार हो चुकी हैं सरिता जी? हैं इतना क्या कहना चाहते हैं आप? बोल क्या रहे हैं पूनम जी? आप अपनी वाणी पर कोई संयम नहीं है। देखिए एंटी पार्टी क्या क्या कह रही है सरिता जी को, पर सरिता जी नहीं सही है, ये अपमान नहीं सहा जाएगा सरिता जी के द्वारा। अब आज इसी वक्त FIR दर्ज करवाई जाए पूनम जी के खिलाफ, है ना, हंगामा किया जाए। कहते नारायण नारायण है सरिता जी, वाह पकड़ गए बातों को। नारद मुनि है, नारद मुनि वाले बाबा हैं, सही है। नारद मुनि मैं रखने वाला था इसका, सच में इसका एक्यूरेट योगा का नाम नारद मुनि भी रखने वाला था एक बार, बट नारद मुनि क्योंकि मैंने सुना था कहीं किन्होंने ऑलरेडी ले लिया है ये, कहीं पर नारद मुनि नाम से कुछ है, टीवी वगैरह है, कुछ है कुछ ऑलरेडी, तो एक्यूरेट योगा खाली था, हमने ये उठा लिया। सरिता जी अब एक और कविता लिखेंगी, तो कविता लिख सकते हैं और क्या कर सकते हैं सरिता जी आप, है ना। ओल्ड बोल दिया, ये गलत बात है, उठा आवाज उठाओ सागर जी सरिता जी के लिए। कैसे बोला पूनम जी ने, ये बात नहीं सहेगा ये भारत, है ना, पूछता है भारत, है ना। पूछता है भारत। आखिर ओल्ड क्यों बोला, है ना, ओल्ड क्यों बोला पूनम जी ने ओल्ड को। और देखिए इतनी देर हो गई पूनम जी ने कोई माफी भी नहीं मांगी है, इसका मतलब पूनम जी ने जानबूझ करके बोला है ओल्ड, जानबूझ करके बोला है सरिता जी को, और कहीं ना कहीं ये अपमान करने के दृष्टिकोण से बोला गया है, जो कि हम नहीं पूछेंगे। तो चिंगाड़ता है भारत। वाह ब्रिज जी वाह। तो पूनम जी अभी कहने के बाद में माफी मांग रही है, अगर कहने के बाद में माफी मांगी तो क्या माफी मांगी, है ना। पूनम कहने के बाद में माफी मांगी तो इसका मतलब क्या मांगा, ये तो गलत बात है। ये पूनम जी कहने के बाद में माफी मांग रहे हैं, इसका मतलब ये गलत काम कर रहे हैं अभी भी। पहले बोला ही क्यों, बात इस बात की है कि बोला ही क्यों, है ना, बाद में माफी मांगने का क्या फायदा। कैटलिस्ट, तो मोहित जी ने बहुत ही अच्छा प्रश्न याद करवा दिया हमें। कैटालिस्ट, कैटालिस्ट किसको बोलते हैं भाई? देखो भाई बातों में अपने को एक बहुत अच्छा प्रश्न आ गया, है ना, बहुत ही अच्छा प्रश्न, बच्चे ध्यान देंगे। कैटालिस्ट, कैटालिस्ट क्या होगा? कैटालिस्ट बोलते कहते आग में घी डालता है, जो मोहित जी ने कमेंट किया, कितना एक्यूरेट बाबा है, एज ए कैटालिस्ट आग में घी जख्म पे नमक डाल रहे हैं ना। तो तो देखिए भाई कैटालिस्ट है ना, तो कैटालिस्ट क्या है? आग में घी डालने का काम, है ना, कि कोई काम हो रहा है उसकी प्रोसेस को तेज कर दिया गया, है ना। सरिता जी को चुप तो गई वैसी ओल्ड वाली बात, बट हमने थोड़ी तेज उनको ना, तो
भाई होगी बात। तो इसको हमने बोला कैटलिस्ट। कैटलिस्ट हम अगर हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से देखें तो कोई बात है क्या? कैटलिस्ट है, बिल्कुल है, क्यों नहीं है। विटामिन्स और भी बहुत सी चीजें होती है वैसे तो, है ना। जैसे हम वनस्पति घी बनाते हैं तो नाइट्रोजनीकरण क्रिया होती है, नाइट्रोजन को हम बनाते होते हैं ना, नाइट्रोजन डालते होते हैं उसमें तो वनस्पति घी बन जाता था इजीली उसमें। चलिए वो अलग। तो विटामिन को हम एज ए कैटलिस्ट कहते हैं हमारे न्यूट्रिएंट्स में, माने कि ये हमारे शरीर में कोई काम नहीं कर रहे, कितने निठल्ले बैठे हैं, बट जब भी कोई काम हो रहा होता है ना, तो ये आग में घी डाल देते हैं, तो मैंने प्रोसेस हो रही है, जैसे हमारे भोजन पच रहा है तो उसको पचाने को तेज कर देते हैं, उस पचाने की क्रिया को, है ना, प्रोसेस को तेज कर देते हैं, है ना। तो आई नो पूनम जी सर बहुत ज्यादा अच्छे हैं। वाह सरिता जी, थैंक यू सो मच, इतना अच्छा आपने कहा, मेरे लिए कमेंट किया, थैंक यू सो मच। तो ये तो आपका आभार है, आप हमेशा ही अच्छा बोलते हैं, सो मच। तो विटामिन जो है कैटलिस्ट है ना बोलते हैं, तो ये ध्यान रखेंगे पूनम जी। विटामिन जो है यहाँ पर प्रश्न बन गया साधकों कि विटामिन जो है कोई काम नहीं करते, ऊर्जा नहीं देते। सुबह ही मैंने प्रश्न करवाया था कि ऊर्जा देते या नहीं देते, नहीं देते ऊर्जा, विटामिन ऊर्जा नहीं देते, तो करते क्या है, कैटलिस्ट का काम करते हैं, मैंने प्रोसेस को तेज कर देते हैं। जैसे मैं एक विटामिन की बात करूं, खून हमारा जमता है, जमता है ये पता है हमें, हाँ जी, जैसी चोट लगती है खून जम जाता है, बाहर ज्यादा देर तक निकलता नहीं है, तो वो कौन से विटामिन के कारण जमता है? पूनम जी जल्दी से उत्तर दीजिए। ये बात प्रीत जी बहुत ही अच्छा बात कही आपने, हमें खाने को नहीं मिलता, आप लोग आग में डाल रहे हैं, ये बात बहुत डीप गहराई तक प्रीत जी ने बोली, और इस बात को मैं पूरी तरह से समझ गया हूँ प्रीत जी, आपकी बात को, है ना, बहुत अच्छे से समझाऊं मैं ना, बहुत सही बात बोली आपने। तो विटामिन के, पूनम जी इतना नॉलेज आपको, वाह, देखा भाई, इसलिए मैं पूनम जी को कहता हूँ वास्तव में नॉलेज है इनको, एनाटॉमी की भी नॉलेज, जीव विज्ञानी भी है, सब कुछ इनकी सारी नॉलेज, प्रकांड विद्वान है। मोनिका कुमारी जी आपकी नॉलेज भी कम नहीं है, आप भी सबसे उत्तम है, सबसे उत्तम है, बस आपकी प्रोटीन्स पर ज्यादा कमांड है ना। फाइब्रिनोजन एक प्रोटीन है, ये ध्यान रखेंगे, प्रोटीन है ना मोहित जी, फाइब्रिनोजन एक प्रोटीन है। विटामिन के रूप में देखा जाए तो विटामिन के है, ये मैंने बार बार बातें बताई आपको, सोल्व करवाई ये चीजें, आपसे पूछा जाएगी क्या विटामिन है या फाइब्रिनोजन क्या है वगैरह वगैरह, ठीक है, तो ये ध्यान देंगे। तो इधर देखेंगे है ना, के विटामिन है, तो विटामिन के क्या करता है, क्या खून जम नहीं सकता? बिल्कुल जम सकता है। कौन जमा रहा है? जमा तो हमारा कौन जमा रहा है, हमारे शरीर में प्लेटलेट्स होती है, वो जमाती होती है ना, मेन तो वही है, वो जमा रही है, फाइब्रिनोजन प्रोटीन है वो जमा रहा है, बट के क्या करता है, तेज कर देता है इसको, खून को जमाने की क्रिया को तेज कर देता है ना, तो तेजी से जम जाता है, जैसे बाहर आया तुरंत जमा दिया ब्लड को, तो तेज प्रोसेस को तेज कर, प्रोसेस हो सकती है, बट अगर ये नहीं होगा तो बहुत धीमे टाइम होगी, इतना टाइम इतनी लेट होगी कि इतने में तो शायद खून निकल ही जाए सारा का सारा, है ना। तो कमी से इनकी बीमारियां हो जाती है, बट ये ऊर्जा नहीं देते विटामिन सी, मैंने बताया था कैटालिस्ट की बात चल रही थी, कैटालिस्ट की बात आ गई, आग में घी डालने वाला काम कैटालिस्ट ही करते होते हैं, है ना। तो थैंक यू सो मच सरिता जी। तो विटामिन के कैटालिस्ट है, क्लियर हो गई ना बात पूनम जी, ये होता है कैटालिस्ट, ये बोलना चाह रहे थे मोहित जी, मुझे कुछ नहीं बोल रहे थे, वो विटामिन की बात कर रहे थे, वो इनडायरेक्टली आपको ज्ञान बांट रहे थे। मोहित जी मत बांटो ज्ञान, पूनम जी को सब पता है पहले से, ठीक है। तो आगे भाई दंड धोती की बात कर रहे थे, हृदय धोती में, है ना, 3 प्रकार के होते हैं, रंभा दंड, हरिदंड, वेत्रदंड। दंड धोती पहली है, दंड धोती में दंड 3 प्रकार के लेने चाहिए, रंभा, हरिदंड, वेत्रदंड। रंभा दंड बोलते हैं केले का बीच वाला भाग, उसको ले लेते हैं प्रैक्टिकली जब हम करते हैं, ठीक है, तो उसको हम ले लेते हैं और उसको फिर कंठ के अंदर बिना पानी पिए, यहाँ पर पानी पीने के बाद दो भाग होता है, उसको कंठ के अंदर बार बार अंदर बाहर किया जाता है। जैसे बोरिंग करते थे ना प्राचीन समय में, तो बार बार उसके अंदर एक पाइप डालते थे, बार बार निकालते थे अंदर डालते थे, ऐसे ऐसे, तो सेम ऐसे ही हमारे शरीर में ऐसे डाला जाता है। तो हमारा जो हार्ट होता है ना, तो ऐसे होता है, यहीं पर होता है, इस फेफड़े के नीचे से होता है, यहाँ से करंट, और यहाँ से जो ईसोफेगस होती है यहाँ से, है ना, ईसोफेगस में बार बार मुख से डाली जाती है वो पाइप, केले का मृदु बार बार निकाला जाता है, तो यहाँ से हार्ट जो होता है इसके ऊपर से लगभग जाती होती है, इसके हार्ट के हल्के के अंदर से टच नहीं करती कभी भी वो पाइप, बस उसके आसपास से जाती है, तो कहते हैं हृदय के पास से वो गई, तो हृदय दोती इसका नाम है, हृदय दोती का एक पार्ट है, तो हृदय रोगों का नाश होगा, सिंपल कॉमन सेंस, ठीक है। तो हृदय दोती में जो है मुख्य रूप से किन रोगों में लाभकारी है, तो हृदय मतलब हृदय रोगों में लाभकारी है, सिंपल, है ना, पहली बात। हरी दंड माने हरी हल्दी का दंड, अगर आपको केले वाला नहीं मिलता डंडा तो आपके हल्दी का डंडा ले लीजिए, क्योंकि वो भी एंटीबायोटिक होते हैं काफी हद तक, उसका के हरी हल्दी का जो बूटा होता है वो भी केले के जैसे देखने में बिल्कुल उसके जैसे ही होता है, पत्ते से होता है, बट वो छोटा साइज में होता है, केले का वो तो बहुत बड़ा फैल जाता है, हल्दी वाला तो वो छोटा ही होता है ना, बट पत्ते लगभग सिमिलर से होते हैं, उनका तना क्वालिटी होती है उसके सिमिलर। वेत्रदंड, वेत्र जो होती है माने बांस जो होती है, बैंत बोलते हैं ना लैंग्वेज में, बैंत, बांस तो काफी मोटा हो जाता है, वेत्र होती है अलग थोड़ा सा फर्क, उसके उसी की प्रजाति का एक, तो बैंत का जो डंडा होता है वो भी नॉर्मल नरम होता है जब वो हरा होता है,
तो उस डंडे को भी लिया जाता है पतले को, तो उससे भी बार बार अंदर बाहर हमारे ईसोफेगस में डाला जाता है, वापस निकाला जाता है बिना पानी पिए बार बार। तो इससे क्या होता है कि जो यहाँ पर मैल लगा रहता है, ईसोफेगस के आसपास भोजन चिपका रहता है, कफ चिपका रहता है, वो हमारा छूट जाता है और जिससे वो छूट करके बाहर निकाल दिया जाता है, क्लैद जो होता है मुख से निकल जाता है बारह पूरा पूरा। गुरुवेंद्र सर सामने थे और जबरदस्ती घसीट दिया, प्रैक्टिकल का नंबर जो न कराए हैं। अच्छा ठीक, तो ये है ठीक है, इस चीज को हम ध्यान रखेंगे। तो ये हुआ हमारा वेत्रदंड। बट व्यवहार में हम क्या करते हैं, आज के समय में पानी पी लेते हैं और फिर उसको निकालते हैं, ये होता है। तो रंभादंड, हरिदंड, वेत्रदंड, ये तीन डंडे हैं। दंड को हृदय मध्य बार बार चलाना चाहिए, माने हृदय मध्य माने इसोफेगस में, प्रैक्टिकली हमें जानना है, कोई फंसा मत लेना, डायरेक्ट हार्ट में मार दो ठीक है। तो हृदय मध्य कहने का मतलब है महर्षि गेरंड का कि इसोफेगस के अंदर बार बार चलाना, भोजन वाली पाइप है, हृदय में तो आप चला ही नहीं सकते, हृदय को तो टच भी कर दिया तो गए काम से। फिर इससे होगा क्या कहते हैं, कफ पित्त तथा क्लैद्य मुख से निकलता है, माने कफ पित्त, और कफ का ही दूसरा नाम होता है क्लैद्य, माने चिकनाई जो होती है हमारी, है ना, कहता वो मुख से छूटने लगती है, इसोफेगस से आसपास चिपकी रहती है, वो निकलता है फिर मुख से, और इससे परिणाम स्वरूप क्या होता है, हृदय रोगों में लाभ होता है, हृदय रोगों के छुटकारा होता है ठीक है, दंड दोती का। तो दंड में प्रश्न क्या बनते हैं, पहले प्रश्न रंभादंड, हरिदंड और वेत्रदंड, ये तीन डंडे लेने चाहिए, पक्का प्रश्न है इस बार का। दूसरा, दंड दोती को कहां चलाना चाहिए, हृदय मध्य में चलाना चाहिए, दूसरा। तीसरा प्रश्न, दंड दोती में किस किस पर ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, वात, पित्त, कफ या क्लैद्य वगैरह वगैरह, है ना। तो ध्यान रखना है कफ, पित्त और क्लैद्य, तीन ही चीजें पर। पित्त कफ का ही, हालांकि क्लैद्य कहते हैं हम चिकनाई स्वरूप वो कफ प्रदान ही होता है, परंतु ये ध्यान रखेंगे आप कि वात नहीं है यहाँ पर, बस इतना ध्यान रखें। और लाभ क्या इसमें है सबसे ज्यादा, हृदय रोगों में, क्योंकि हृदय दोती का प्रकार है ये ठीक है। आगे करते हैं फिर वमन धोती। वमन माने उल्टी करना, कल ही हमसे पूछ रहे थे प्रिया जी वमन क्या होता है जी, है ना, रीना जी पूछ रहे थे शायद। तो वमन जो है भोजन के अंत में, है ना। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, वमन कब करना चाहिए, प्रैक्टिकली कब करते हैं, हमें एग्जामिनर में ले जाकर कहते हैं कि आपको वमन करनी है सुबह सुबह खाली पेट, कुंजर क्रिया जिसको बोलते हैं, सुबह सुबह करते हैं, खाली पेट करने के लिए बोलते हैं, षटक्रम ओवरऑल किया जाता है। प्रैक्टिकली हम जब करते हैं तो कहते हैं इन्हें हम खाली पेट ही करनी चाहिए, प्रैक्टिकली क्रियाएं भोजन के बाद नहीं करनी चाहिए, परंतु हमें एग्जाम देना है और वो भी कौन सा, नेट का देना है। तो नेट के हिसाब से जो हमें वमन धोती है वो कब करने के लिए बोली है इन्होंने, वमन धोती के बारे में बोला भोजनांते पिबेद वारी, कहते भोजन के अंत में, भोजन, रीना जी ने कितनी बड़ी बात लिखी है, बहुत अच्छा रीना जी, शाबाश, आपके पास वास्तव में आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत तेज, आपको याद है, मेरे तो याद भी नहीं रहा कि आपने पूछा था या नहीं, आपको याद है, आपसे मैंने पूछा नहीं अभी तक, अच्छा। तो वमन धोती भोजनांते पिबेद वारी, मतलब भोजन करने के बाद में पानी पीना चाहिए, चाहे कंठ पूरीतम सुधी, कहते कंठ को पूरा भर लीजिए, कंठ तक आने दो पानी, है ना। फिर ऊपर दृष्टि देखते हुए ऊर्ध्वा दृष्टि श्रवणम कृत्वा तज्जलम वमयेत पुनः, तो तब कहते फिर जल को बाहर निकालते, जिससे जो भोजन हमने खा लिया वो भी बाहर बाहर आ जाता है। ये कब, वैसे किसने, महर्षि गरुड़ ने कब कही है, उल्टी सीधी चीजें खा ली हो, फूड पॉइजनिंग हो गई हो, शादी आदि में गए, है ना, तो भाई वहां पर सागर जी वो पैसे देते तो उसको क्या बोलते हैं, बान बोलते हैं ना, बान या नुनता जो भी बोलते होते हैं, पैसे देते होते हैं, अब भाई दे दिए 200 रुपए, तो अब शादी के बदले में खाना तो है, खूब खा लेते तो फूड पॉइजनिंग हो जाते, तो किसी किसी में हो जाए तो भाई वो आकर के घर पर ये कर सकता है ना, ये कर सकता है, ये ध्यान रखना है आपको, है? तो सबसे पहला प्रश्न कि वमन धोती कब करनी चाहिए, भोजन के अंत में, महर्षि गेरंड के अनुसार वमन धोती कब करनी चाहिए, भोजन के अंत में, ये ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट। और मैं दूसरी बात कहूं कि गज करनी की बात आई थी हमारी, गज करनी, है ना, कल पूछ रहे थे कि गज करनी और वमन धोती क्या सेम है क्या, हट प्रदीप का जब मैं करा था, मैंने कहा समतुल्य है बट सेम नहीं है, ठीक है, क्योंकि गज करनी में ये सिंपल कहा गया है कि आप बिना पानी पिए केवल अपान वायु को उठाते हुए और उदरगत पदार्थ को, पानी वगैरह की चीज नहीं आती वहां पर, अपान वायु की बात आई थी, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पर इन्होंने कहा भोजन के अंत में पानी पीजिए खूब सारा और निकाल दो सारा का सारा वापिस, तो ये कहा है। और कहाँ का है, भोजन के अंत में, भोजन से पहले नहीं, खाली पेट नहीं बोला, भोजन के अंत में माने भोजन करने के बाद, अंत में, ठीक है, संयम कर लेंगे सर, उल्टी सीधी क्यों खाएंगे, हाँ प्रीत जी आप कर सकते हैं, बाकी मैं सागर जी का नाम ले रहा था तो सागर जी पर विश्वास नहीं था मुझे, है ना, तो सागर जी को मैंने कहा। तो वमन धोती की बात कर रहे हैं, वमन धोती से होगा क्या, कफ और पित्त का, दंड धोती में कफ पित्त का निवारण हो रहा है, वमन धोती में कफ और पित्त का निवारण हो रहा है, क्लियर, ओके। अब आगे बात करते हैं वस्त्र धोती की। हाँ, वमन धोती के नाम है कुछ टेक्निकली वर्ड जो हम जानते हैं, व्यवहार की बात कर रहा हूँ यहाँ पर नहीं, वमन क्रिया बोल देते हैं, कुंजर क्रिया बोलते हैं, कुंजर माने हाथी, हाथी सूंड में पानी लेकर भरत के पास है, कुंजल वर्ड भी बोलते हैं, कुंजल भी माने हाथी के लिए ही है ना, एक तरह से कुंजल एक अपभ्रष्ट है वर्ड,
प्योर वर्ड नहीं है हिंदी का, कुंजल वर्ड अच्छा प्योर है, बट कुंजल बोल देते हैं, कुंजल कुंजल करते रहते हैं। व्याघ्र क्रिया माने व्याघ्र जो होता है शेर होता है ना, बाघी भी उसी को बोलते हैं, बाघ बाघी है ना। तो कहते हैं वो क्या करते हैं जब खाना खा लेते हैं तो उनको पचता नहीं तो वो मुंह से बाहर निकाल देते हैं पूरा पूरा ही है ना, सारा निकाल देते हैं। तो व्याघ्र क्रिया वो घास आदि खा रहे हैं, वैसे तो शेर कहते खाता नहीं है, बट जब उसको दिक्कत हो जाए तो वो देखना कुत्ते बिल्ली भी करते हैं, प्रैक्टिकल देखा हुआ है आपने, देखना इसको ध्यान से अगर देखे तो कुत्ते वगैरह भी ना घास आदि पकड़ लेंगे खा लेंगे उगी हुई, उसको खा करके, हाँ फिर बिल्ली कुत्ता भी करते खा करके, और फिर जो खाया होता है ना उसको बाहर निकाल देते हैं जानबूझ करके, जो भी उनकी क्रिया होती है। तो बाघी क्रिया भी बोलते हैं। बाघी वैसे बाघ जो होता है ना, चीता जो होता है बिल्ली की एक प्रजाति है, तगड़े वाली प्रजाति है कहते हैं। हाँ तो माफ करिए मैंने आपका नाम बोल दिया, मोहित जी का नाम बोलना था ना। वस्त्र धोती वाससा, हृदय धोती का तीसरा प्रकार, दंड धोती, वमन धोती, वस्त्र धोती। वस्त्र धोती की बात की जाए तो वस्त्र वहां कितना बताया गया था, अठ प्रदीपिका में, अठ प्रदीपिका में 15 हाथ लंबा और 4 हाथ चौड़ा ये बताया था। 15 हाथ की मैंने बात बता दी थी, 22.5 फुट जिसको बोलते हैं हम, है ना। और हट रत्नावली में कितना बताया गया जी, पूनम जी जल्दी से बताइए, हट रत्नावली में कितना था, मैं भूल गया, है ना। तेजेंद्र जी आप भी बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बड़े विशाल 20 20 फुट या 20 क्या था वैशाली, वैशाली जी बहुत तेज दिमाग आपका वास्तव में, आई कांट बिलीव। ठीक है, ऐसे व्यक्ति भी आज के समय में होते हैं स्टूडेंट, इतना तेज दिमाग वैशाली जी। हाँ वेरी गुड, हाथ बहुत तेज दिमाग है वास्तव में वैशाली जी, मुझे यकीन नहीं होता कि ऐसे भी मनुष्य है आज के समय में जिनका इतना तेज दिमाग से भी तेज है, बहुत तेज दिमाग है वाह। 20 हाथ, ये बात है सागर जी, खतरनाक है। मुझे समझ आ रही है सारी कुछ, आप क्या दिखा रहे हो, हाथ दिखा रहे हो मुझे, है ना। मत दिखाओ, मान जाओ, सुधर जाओ, है? तो हटर त्रावली में 20 हाथ लंबी बताई गई है। और चौड़ाई कितनी बताई थी, थोड़ा सा चौड़ाई क्लियर कर देंगे कृपया, चौड़ाई कितनी थी। 4 अंगुल, ठीक है, 4 अंगुल चौड़ाई थी, यहाँ पर भी 4 अंगुल चौड़ाई, चौड़ाई सेम है दोनों जगह पर। और गेरन संहिता की बात करें तो गेरन संहिता में लंबाई बताइए, चौड़ाई बताइए 4 अंगुल, और इमेजिन कर लेते कि ये भी लंबाई भी कहते इतनी हो सकती है शायद, है ना। पहली बात। दूसरी बात है जब स्वामी सत्यानंद सरस्वती की एक्सप्लेनेशन है उस बुक में हम देखते हैं तो 6 से 7 गज इन्होंने बताई है, 6 से 7 गज के रूप में इन्होंने लंबाई बताई है। अब बात करते हैं इसके लाभ पर। तो खाना है कहते हैं कपड़े बाहर निकालने, गुलम ज्वर प्लीहा कुष्ठ रोग इनमें लाभकारी है, कफ और पित्त रोगों का नाश होता है, आरोग्यता बल और पुष्टि दिन प्रतिदिन बढ़ती है। तो इंपॉर्टेंट चीज, तीनों रोगों में कॉमन क्या है, तीनों धोतियों की बात करें तो दंड धोती से हृदय रोगों में लाभकारी हुआ, है ना, हृदय में हुआ। तीनों में करें तो कफ और पित्त जो है इन दोनों से छुटकारा मिल रहा है, कफ और पित्त से, ठीक है, दोनों से छुटकारा मिल रहा है, वात की बात नहीं आई है, ये ध्यान रखेंगे। तो ये हुआ तीनों धोती हुई। फिर उसके बाद में करते हैं मूल शोधन, धोती का जो लास्ट पार्ट है मूल शोधन। मूल माने जो हमारी जड़ होती है, माने मूलाधार जिसको बोलते हैं, मूलाधार, है ना। मूल शोधन कहते हैं अपान की क्रूरता को दूर करने के लिए मूल शोधन करना चाहिए। इनडायरेक्टली ये कह रहे हैं, बट सही लाइन क्या लिखी है, अपान क्रूरता तावद यावन मूलम न शोधयेत तस्मात् सर्व प्रयत्नेन मूल शोधनम समाचरेत। कहते अपान की क्रूरता तब तक रहती है जब तक मूल की शुद्धि माने एनएस की शुद्धि नहीं हो जाती, अपान की क्रूरता रहती है। तो अपान की क्रूरता को दूर करने के लिए कौन सी क्रिया, कौन सी षट क्रिया गिरण ऋषि के द्वारा बताई गई है, तो मूल शोधन नामक एक धोती है, ध्यान रखेंगे मूल शोधन क्या है, एक धोती है। कौन सी धोती बताई गई है, मूल शोधन नामक धोती बताई गई, अपान वायु की क्रूरता को दूर करने के लिए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट ये प्रश्न, ठीक है। फिर कहते मूल शोधन किया कैसे जाएगा, कहते या तो आप मध्यमा अंगुली का प्रयोग कीजिए, मध्यमा अंगुली से जल के साथ गुदा मूल की बार बार सफाई करना, एनएस की रिलैक्सेशन देना, एक तरह से मैं कहूं कि चक्री क्रम के समतुल्य हुआ हल्का फुल्का, है ना, चक्री क्रम भी यही था। और या फिर अगर उंगली से नहीं हो पाती तो पीत मूल दंड माने हल्दी का जो डंडा होता है, हल्दी, है ना, पीत मूल दंड, पीत मूल का मतलब हल्दी की जड़ का डंडा, है ना, हल्दी की जड़ जो है उसकी गांठ को लेकर के उससे भी एनएस की जो सफाई की जाती है, क्योंकि जाती है हल्दी, तो उससे एनएस में जो मल होता है ना तो उसकी सफाई हो जाती है, वहां पर जो वात आदि पैदा होता है ना, कुपित हो जाता है अपान, तो उसकी हम शुद्धि कर सकते हैं। तो लाभ क्या होगा, कोष्ठ काठिन्य माने कब्ज जो होती है, आम अजीर्ण जो अपच होता है उसका निवारण होता है, कांति आती है, तेजस्विता, क्योंकि एनएस की अगर शुद्धि हो गई तो शरीर शुद्ध हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। आगे बात की जाए तो पुष्टि आती है ना। उसके बाद बात की जाए तो जठराग्नि प्रदीप्त होती है। ये इसके लाभ बताए गए हैं, क्लियर है। मूल शोधन,
मूल शोधन में प्रश्न नंबर 1 सबसे इंपॉर्टेंट क्या बन रहा है, इंपॉर्टेंट बन रहा है प्रश्न कि अपान की क्रूरता को दूर करने के लिए निम्न में से कौन सी धोती आवश्यक बताई गई है। एकमात्र धोती बताई गई है मूल शोधन किसमें, गेरंड ऋषि के द्वारा, एकमात्र है। ध्यान देंगे किसी में भी अपान के बारे में बात ही नहीं आई अभी तक, यहाँ पर बताई गई है। हरिदंड और पीत मूल दंड एक ही है, हाँ ही है, बस वो संज्ञा के रूप में बोलते हैं। हरिदंड, हरिद्रा बोलते हैं, हल्दी को हरिद्रा भी बोलते हैं, और पीतमूल भी बोलते हैं। पीतमूल माने पीले पीले कोई चीज की दड़, तो इसका कहने का अभिप्राय हल्दी से ही है पीतमूल, ठीक है। हरिद्रा और पीतमूल एक से ही अभिप्राय है, ठीक है। तो ये बात हुई, आगे बात करते हैं फिर। अब षटक्रम को फिर से एक बार दिखा देते हैं, पूनम जी ध्यान से देख लेंगे। धोती हुई, धोती के पार्ट हमने किए अंतर धोती के वातसार, वारिसार, अग्निसार, या इसको वहनीसार बोला गया ग्रंथ में, तो वहनीसार वर्ड याद रखें, ध्यान रखें, बहिष्कृत थे। 4 हुए। दंत धोती के दंत मूल, जीवा मूल, कर्णरंध्र बायां और दायां 2 हो गए, और कपाल रंध्र 5 हो गए दंत धोती के पार्ट। हृदय धोती के 3 करवा दिए, दंड, वमन, वाससा। मूल शोधन एकमात्र ही है, मध्यमा अथवा पीत मूल दंड के द्वारा होता है। अंतर धोती के 4 पार्ट हो गए, क्लियर है। धोती हम कर चुके हैं। इसके बाद में बारी आती है अपने षटकर्मों की बाकी चीज जो रह गई, लोली की, त्राटक, कपालभाति। फिर रिपीट कर देता हूँ, लोली की जो होती है वो असल में 5वें नंबर पर आती है, बट त्राटक जो है 4th नंबर पर आता है। किस ग्रंथ में आता है, ग्रंथ में आता है सर हमारे अठ प्रदीपिका में, ठीक है, अठ प्रदीपिका में, ये ध्यान रखेंगे। वेरी गुड पूनम जी, आपका भी तेज दिमाग है, वाह, मान गया। वैशाली जी और पूनम जी दोनों ही तेज दिमाग वाले बच्चे, बच्चे तो क्या है, मतलब बुद्धिमान जीव है। फिर हम बात करते हैं बस्ती, है ना, नेक्स्ट षटक्रम। अभी तक हमने धोती देखा है, एक धोती के सब पार्ट्स, डिवीजन वगैरह सब किए। तो धोती के कुल अगर देखो, वैसे तो प्रश्न बनता नहीं है ना, बट फिर भी एक महानुभाव ने एक प्रश्न बना रखा था, कहीं से मुझे देखने को मिला, किसी बच्चे ने पूछा कि सर धोती के कुल कितने पार्ट हैं सर गेरंड संहिता में। अगर कुल देखें हम तो धोती के कितने पार्ट है, सबसे पहले तो 4 हो गए, पहली धोती के, है ना, 4 हो गए। फिर ये किसके अंत धोती के पार्ट हुए, दंत धोती के क्या पार्ट हुए, दंत धोती के 5 पार्ट हुए। फिर आगे कौन सी धोती है, आगे है हृदय धोती। हृदय धोती कितने पार्ट है, 3 पार्ट है। फिर आगे मूल शोधन है, अपने आप में 1 4 5 9 3 12 और 1 13 पार्ट, 13 धोतियां हो जाती है, ये ध्यान रखना, 13। क्लियर है ना, 4 4 4। पूनम जी थोड़ा सा ना, मुझे लगता है आपका वो टाइपिंग गलत हुई है, आपको पता तो है, मुझे पक्का यकीन है, आप गलत कभी नहीं बोल सकते, है ना, आप कभी नहीं गलत बोल सकते। नहीं नहीं, 5 छोड़ा नहीं है प्रीत जी, आपके लिए जानबूझ के सरिता पूनम जी ने रखा था, जानबूझ करके। तो 4 5 3 1 ये पार्ट हुआ, याद कर लेंगे। बाकी देखो प्रश्न बनता नहीं है भाई ऐसा, फिर भी है ना, किसी कोई ना कोई बना ही देता है एक्स्ट्रा, उसमें आ गया ना, कॉन्शियस ज्यादा चेतन हो जाते हैं हम, जब बनाने लग जाते हैं कुछ भी नाप शनाप। अंधेरे में कहते हैं हम डरते क्यों हैं, कहते हैं अंधेरे में इसलिए डरते कि हम ज्यादा सोचने लग जाते हैं, ओवर थिंकिंग हो जाते हैं अंधेरे में, है ना। सुई भी गिरती है तो उसको, सुई को भी हमारा दिमाग कहता है कि ना बम गिरा हुआ पक्का, है ना, और पैरों के पास में गिरा हुआ, डर तू बेटा डर, है ना, तो डरा देता है थोड़ी चीज के लिए। तो ओवर थिंकिंग भी नुकसानदेह है, सोचना चाहिए, कोई दो राय नहीं है, बट ओवर थिंकिंग नुकसानदेह है, डराती है। तो ये ओवर थिंक हो जाती है, तब 13 भी बता दिए जाते हैं। बाकी आपसे इतना ही पूछा जाएगा किसमें कितनी है, सिंपल। मैं हमारे लिए मत छोड़ देना ठीक है। तो आगे देखते हैं। तो बस्ती में 2 पार्ट हुए, जल बस्ती, शुष्क बस्ती। शुष्क बस्ती के काफी सारे नाम है, पहले सूत्र देख लेते हैं। श्लोक, जल बस्ती शुष्क बस्ती, बस्ती स्यात् द्विधा स्मतः। कहते हैं बस्ती जो है 2 प्रकार की है, जल है और एक शुष्क है। नंबर 1 जल बस्ती हुई, दूसरी हुई शुष्क बस्ती हुई, माने सूखी बस्ती। जल बस्ती जले को याद, जल बस्ती कहते नाम से पता है, प्रीत जी की कॉमन सेंस है, कहते सर जल में ही होगी, वाटर, हाँ आई कैन डू वाटर, जल बस्ती पानी में होगी। शुष्क बस्ती की बात की जाए तो कुर्यात शुष्क बस्ती सदा क्षितो, माने क्षितों पर की जाता है, क्षिति जल पावर समीरा, है ना, याद है क्या। क्षितो माने भूमि, भूमि का मतलब है पृथ्वी, पृथ्वी का मतलब है अर्थ, है ना, जिस पर हम रहते हैं, माने स्थल, ये कहते हैं। तो शुष्क बस्ती को हम कहते हैं स्थल बस्ती, या भूमि पर करने वाली बस्ती, या स्थल बस्ती, वायु बस्ती भी इसको बोल देते हैं, क्योंकि जल तो है नहीं इसमें, तो वायु है तो वायु जाएगी, वायु बस्ती। क्लियर है नाम, ओके, इतना क्लियर हुआ। अब चलते हैं फिर आगे। तो थोड़ा सा अलर्ट इसके बारे में रहेगी कि यहाँ पर 2 बस्ती बताई गई, जल बस्ती और शुष्क बस्ती। एग्जाम में प्रश्न क्या पता, पहली बात तो देगा नहीं भाई एग्जामिनर, है ना, देता नहीं है, इतनी कॉमन सेंस एग्जामिनर रखता है, बट फिर भी आपको मिल जाएगी वायु बस्ती है क्या, नहीं है, वायु बस्ती शुष्क बस्ती है ना। तो आपको नहीं देने वाला है एग्जामिनर, फिर भी आप थोड़ा सा इसको पढ़ लेंगे, जल बस्ती और शुष्क बस्ती 2 चीजें। बात करते हैं जल बस्ती की। तो जल बस्ती में ऐसे जल के अंदर जाकर के ऐसे छुप जाते होते हैं, छुपम छुपाई खेलते हैं जल के अंदर जाकर के, ठीक है, इतना ही छुपना होता है।
तो जल बस्ती कहते हो जाती है। तो जल बस्ती जो होगी कैसे होगी? उत्कट आसन में। जल बस्ती, बस्ती के दो प्रकार हुए गेरंड ऋषि के अनुसार। हठ प्रदीपिका के अनुसार बस्ती के कितने प्रकार है? केवल एक ही प्रकार है। कौन से वाला सर? केवल और केवल जल बस्ती वाला प्रकार है ना, जल में जाकर करने योग्य है, और वो भी उत्कट आसन में वहां बताया। यहां पर बात की जाए तो बस्ती की, तो उत्कट आसन में कहा है जल बस्ती को सेम एज हठ प्रदीपिका उत्कट आसन में करनी है। नाभि तक जल में स्थित हो जाना है, चाहे आप खड़े होकर के करें, खड़े होने वाला भी होता है अगर पानी ज्यादा, तो अगर कम पानी है जैसे इसमें थोड़ा ही पानी है तो ये बेचारा बैठ गया, है ना। तो उत्कट आसन में बैठ करके, है ना, बैठ कर और खड़े होने वाले दो उत्कट आसन होते हैं, कैसे भी कर सकते हैं। तो गुदा का आकुंचन प्रसारण करना है, जिसका अर्थ निकलता है आपकी अश्विनी मुद्रा। मैंने पिछली बार भी बताई थी अश्विनी मुद्रा है। तो आपसे प्रश्न पूछे कि अश्विनी मुद्रा जल बस्ती में अभ्यास किया जाता है क्या? अश्विनी मुद्रा में, है ना, ऑप्शन में आपको चूज करना ही करना है, इंपॉर्टेंट एक्सपोज, है ना, खेचरी का, शक्ति चालिनी का, मूल बंद का, अश्विनी मुद्रा। तो अश्विनी मुद्रा होगा क्योंकि गुदा का आकुंचन प्रसारण इज नोन एज अश्विनी मुद्रा, ये हम जानते हैं, कोई डाउट ही नहीं है इसमें। हर साल महीनों बाढ़ में करते हैं फ्रीज जी, वाह वाह, ठीक है, बाढ़ से थोड़ा बच के फ्रीज जी, थोड़ा सा ना उसमें ना है ना खतरा ज्यादा रहता है, पानी शुद्ध नहीं होता, जीव जंतु कुछ भी थोड़ा सा, है ना, थोड़ा तो, तो आगे चलते हैं जल बस्ती में पर मैं तो, माफ कीजिएगा भाई, थोड़ा सा ना फ्रिज जी हंसाने रहे आप, है ना, थोड़ा सा प्रमेय प्रमेय हो जाता है, उदावर्त और क्रूर वायु का निवारण होता है जल बस्ती के अभ्यास से। क्लियर है? आगे बात करें तो इसमें जल बस्ती में सबसे इंपॉर्टेंट जो लाभ पूछा जा सकता है, कामदेव के समान, सरकार की कृपा, सरकार करवाती है, हाँ ये भी है ना? तो अच्छी बात है, आपके तीनों दोषों को सम करना चाहते हैं वो, है ना, तीनों दोषों को सम करने के लिए करती है, बाढ़ बजा है ना, आपको पता ही होगा बस्ती के बारे में, तीनों दोषों को शांत करती है, आपने देख लिया होगा अष्टपर दीपिका वगैरह में। तो वो कहते हैं चलो भाई पानी भेज देते, तीनों दोष रोग ही ना हो इनको, है ना, कोई रोग आ जाए तो इसलिए पानी भेजते स्पेशल, आप सरकार की कृपा है भाई, फ्रिज। तो अब इधर आता है टॉपिक पर, तो उत्कट आसन में करना है। नंबर 1 प्रश्न, किस में होती है जल बस्ती? उत्कट आसन में होती है, नंबर 1। दूसरा प्रश्न, कौन सी मुद्रा करनी चाहिए? अश्विनी मुद्रा। अगर प्रश्न आता है तो, उपाय आता है तो, हाँ भस्त्रिका और बस्ती का लाभ जो है सेम ही है, तीनों दोषों में स्वयं लाभ कर, तीनों दोषों में संतुलन करते हैं हठ प्रदीपिका के अकॉर्डिंग, ये ध्यान रख लेंगे। यहाँ पर प्रमेय, उदावर्त और क्रूर वायु का निवारण होता है। आगे बात की जाए तो देह स्वच्छ होकर के कामदेव के समान होता है, कामदेव, है ना। अब प्रश्न आ जाता है नया, निम्न में से किन अभ्यासों से, है ना, किन अभ्यासों से कामदेव के समान शरीर होता है? शीतकारी, शीतली, जल बस्ती, शुष्क बस्ती, कोई दो छांटिए इसमें से, किन निम्न में से कोई भी अभ्यास, कोई मैं ग्रंथ के अकॉर्डिंग नहीं पूछा, कुछ नहीं पूछा, निम्न अभ्यासों में से कुछ भी। नंबर 1 शीतकारी, नंबर 2 शीतली, नंबर 3 जल बस्ती, नंबर 4 शुष्क बस्ती। ठीक है, कुछ भी संख्या लिख दीजिए जल्दी से। वैशाली बास पाटिल जी, कितनी गहरी नॉलेज आपको, मान गया वैशाली जी। वरुण जी वाह, आपकी भी नॉलेज अच्छी है, शीतकारी और जल बस्ती तुरंत लिख दिया। तो 1 और 3, है ना, ये हो गया शीतकारी और जल बस्ती। दूसरा प्रश्न इसी सेम ऑप्शन है, मैं कहता हूं कि ऑप्शन देख करके, प्रश्न देख करके दिशा बदल जाती है, हमारे उत्तर देने का स्टाइल बदल जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आता है, निम्न में से किस प्राणायाम के अभ्यास से, है ना, कामदेव के समान शरीर हो जाता है? तो अब क्या उत्तर देंगे? 4 में से कोई एक ही चुनना है ना, एक चुनना है, किसके अभ्यास से? तो 1 नंबर केवल शीतकारी हो जाए, क्योंकि यही प्राणायाम है, बाकी ये तो षटक्रिया है ना, इससे नहीं। दूसरा प्रश्न, निम्न में से किस क्रिया से, किस क्रिया से हमारा जो क्या कहते हैं उसको, शरीर कामदेव के समान हो जाता है? किस क्रिया से? क्रिया बोलिए, तो क्रिया कौन सी है? फिर जल बस्ती है हमारी, है ना, शीतकारी को नहीं चूज करेंगे, तो ये ध्यान रखना। दूसरी बात में उत्तर देते समय, तीसरी बात में हठ प्रदीपिका के अनुसार किस अभ्यास से, हठ प्रदीपिका के अनुसार किस अभ्यास से कामदेव के समान शरीर सुंदर हो जाता है? तो हठ प्रदीपिका तो केवल शीतकारी को ही कहती है, और तो कुछ बोलती नहीं है, एक के बारे में उसने बोला है। दूसरा, गेरंड संहिता के निम्न में से, इन चारों में से, केवल इन चारों में से किसके अनुसार, किस अभ्यास के द्वारा कामदेव शरीर हो जाता है? तो हठ गेरंड संहिता में शीतकारी तो प्राणायाम ही नहीं है, शीतली है, शीतली के बारे में कुछ कहा ही नहीं, तो जल बस्ती के अभ्यास से। क्लियर हुई बात? ये इतनी बात समझ में आई। अब इस प्रश्न को यहीं संजो करके रखेंगे, आगे फिर से पूछ रहे हैं, थोड़ी देर में पूछते हैं।
ठीक है, बहुत बढ़िया मोनिका जी, गहरा ज्ञान लिए बैठे आप, छुपाए बैठे मोनिका जी, ज्ञान को आप बताते नहीं है, कभी कभी बताते हैं, है ना। तो बहुत उत्तम, बहुत उत्तम, सभी को इतने जबरदस्त नॉलेज के भंडार बैठे हैं आप। और तो और सरिता जी को भी ज्ञान है, सरिता जी ने भी अपने ज्ञान का प्रदर्शन किया अभी, है ना, छा गए सारी लोग, है ना। तो आगे शुष्क बस्ती, शुष्क बस्ती की बात करें तो सूखी बस्ती, है ना। सूखी मतलब ही पानी नहीं होगा, पानी नहीं होगा तो हमें, है ना, तो वायु के द्वारा जो, है ना। पश्चिमोत्तानासन में बैठ करके अश्विनी मुद्रा करनी चाहिए, बुधा का यहाँ पर स्पेशल वर्ड यूज करते हैं, बस्तीम पश्चिमोत्तानेन चालयित्वा शनिरधः, शनिर अधः माने धीरे धीरे नीचे से शुरू करनी, अश्विनी मुद्रया पायुम आकुंचयेत प्रसारयेत, कहते अश्विनी मुद्रा करें, पायु मतलब बुधा का बार बार आकुंचन प्रसारण करें, अश्विनी मुद्रा वो है ना? तो जल बस्ती और शुष्क बस्ती, इनडायरेक्टली जल बस्ती में बता दी, दोनों में से एक में छांटना है तो शुष्क बस्ती में अश्विनी मुद्रा है, स्पेशली जो अपनी जल है उसमें नहीं यूज किया, बट फिर भी आपको ध्यान रखना है प्रश्न की भाषा आपका उत्तर तय करेगी, ठीक है। सभी को मैं बता देता हूँ, प्रश्न की भाषा आपका उत्तर तय करेगी कि आपको देना है अश्विनी मुद्रा दोनों के लिए या नहीं देना, क्लियर है। आगे फिर शुष्क बस्ती वायु से करनी है, तो उत्कट आसन तो नहीं लगेगा क्योंकि उत्कट आसन तो जल में जाने के लिए है। तो दूसरा आसन कौन सा था, पश्चिमोत्तान आसन, पश्चिमोत्तान आसन होता है, कहता है पश्चिमोत्तान आसन में बैठ करके अश्विनी मुद्रा का अभ्यास करना है, इंपॉर्टेंट। स्थल कौन सी बस्ती में पश्चिमोत्तान आसन का अभ्यास होता है, तो स्थल बस्ती, जिसको हम वायु नाम देते हैं या शुष्क नाम भी देते हैं, ठीक है, दोनों नाम देते हैं। तो इससे लाभ क्या होता है, कहता कोष्ठ दोष नहीं होता, कोष्ठ, कोष्ठ माने जो हमारी कब्ज जो होता है वो ठोस हो जाता है, कहता वो दोष नहीं होता, आम बात का नाश होकर के जठराग्नि बढ़ती है, जठराग्नि बढ़ती है। तो शुष्क में कोई लाभ नहीं है, जल बस्ती से लाभ बता दिए, जल से याद रख लेंगे, क्लियर है। अब चलते हैं आगे, नेति, नेति के बारे में सेम बात आती है, कहता है वितस्ति मानम सूक्ष्म सूत्रम नासा नाले प्रवेशयेत मुखा निर्गम्येत पश्चात प्रोच्यते नेति कर्म का, कहते एक बित लंबा नासिका नाल में सूत्र को प्रवेश करना, एक बित माने 9 इंच, ठीक है। अब बात करते हैं नेति से, मैंने अभी बताया था दीर्घ लंबी का, जीभ की लंबाई किस मुद्रा में बढ़ जाती है, मुद्रा, मुद्रा पूछ रहा हूँ, मुद्रा खेचरी मुद्रा में बढ़ती है लंबाई, है ना, उसमें बढ़ाई जाती है, खेचरी का नीचे छेदन किया जाता है जीभ का और लंबाई बढ़ा दी जाती है। षटक्रम किस षटक्रिया के अभ्यास से लंबाई बढ़ जाती है, किस षटक्रिया के अनुसार, तो जिह्वा मूल दोती के अनुसार, याद रखेंगे, मैंने अभी बोला था कि खेचरी मुद्रा की समतुल्य लग रही है कोई चीज, जिह्वा मूल दोती में, बट उसमें खेचरी सिद्धि नहीं होती, ये ध्यान रखेंगे आप, खेचरी के समान लंबाई, जीभ की लंबाई जरूर बढ़ जाती है दीर्घ लंबी का, है ना, बट खेचरी सिद्ध नहीं होती, ये आपकी चीज ध्यान रखनी है आप लोगों को, इसमें गड़बड़ नहीं करनी है। तो खेचरी किस षटक्रिया से सिद्ध हो रही है, केवल और केवल हमारी नेति से, कौन सी नेति, सूत्र नेति से, जल नेति की बात ही नहीं करते। तो कहते एक बित जो हट प्रदीपिका में बताया गया सेम, तो हट रत्नावली में कितना बताया गया, हट प्रदीपिका में कितना बताया, एक बित, एक बित कितना होता है सर, 9 इंच होता है ना। गैरन संहिता में भी एक बित बताया, या एक बलिशत बोल सकते हैं इसको, 9 इंच होता है। हट रत्नावली में कितना है, वाह पूनम जी खतरनाक नॉलेज है आपकी, सच में आपके बराबर तो कोई है ही नहीं, हे भगवान, कोई 2-4 पूनम और भी पैदा करते आप, एक ही पैदा कर दी, सारी नॉलेज एक के पास ही है। तो हट 6 वित्त, वित्त का मतलब 9 इंच हुआ, तो 6 इंटू 9, तो 54 इंच बोल सकते हैं हट रत्नावली के अनुसार, या फिर अंगुल के रूप में कितना होता है एक वित्त का अर्थ, 12 अंगुल, है ना, तो 6 इंटू 12 माने 72 अंगुल बोल सकते हैं, तो दोनों इंच में। वाह फ्रीज जी वाह, क्या बात है, मान गए फ्रीज जी, आपको भी गहरा ज्ञान आपके पास भी है ना। तो आगे ये बातें होगी, ये याद रह जाएंगे किसमें कितनी है, कैसे है, किस फॉर्म में उत्तर देना, सब उत्तर दे देंगे आप। तो लाभ क्या है, किस प्रश्न क्या बनता है, देखो नेति की लंबाई कितनी है, एक बीता कॉमन, सूत्र नीति, गेरंड संहिता के अनुसार सूत्र नीति के लाभ क्या क्या है, खेचरी की सिद्धि होगी, कफ दोष का नाश होगा, दिव्य दृष्टि पैदा होती है। तो हठ प्रदीपिका के अनुसार क्या है, हठ प्रदीपिका या हठ रत्नावली की मैं बात करता हूँ, हठ प्रदीपिका की, तो वहां पर क्या है, कपाल शोधन, कपाल शोधनी चैव, है ना, दिव्य दृष्टि प्रदायनी, दिव्य दृष्टि प्रदायनी, हठ प्रदीपिका की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर देखेंगे ध्यान से। फिर आगे तीसरा लाभ क्या होता है, ऊर्ध्व जत्रु रोगों, ऊर्ध्व जत्रु रोगों का नाश, ठीक है, रोगों में, ये 3 लाभ है हठ प्रदीपिका के अनुसार। पूनम जी से भली भांति परिचित है, मोनिका जी भी परिचित है ना, और वैशाली जी भी परिचित है, सब परिचित हैं, पर परिचित होने से काम नहीं चलता है, तो याद भी करना है अपने को, है ना, कपाल शोधन, दिव्य दृष्टि और ऊर्ध्व जत्रु, ये तीनों रोग जो है ना, इनमें लाभ करिए हठ प्रदीप के अकॉर्डिंग। और गेरंड संहिता में क्या बोला
कि खेचरी की सिद्धि होगी, खेचरी मुद्रा की, और कफ दोषों का नाश होगा। ये दो बोल करके तीसरी बोल दी दिव्य दृष्टि। एक ही कॉमन है, बाकी कॉमन नहीं है, ये ध्यान रखें। क्लियर है? अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न एक और क्या बन जाता है यहाँ से कि गेरन संहिता के अनुसार खेचरी मुद्रा की सिद्धि किस षट क्रिया से होती है? षट क्रिया, ठीक है। तो षट क्रिया कौन सी है? नेति है। नेति से स्टार्ट हो सिद्ध हो रही है खेचरी। क्लियर है? मैं फिर बता देता हूँ, जीवामूल धोती से कोई खेचरी सिद्ध नहीं होती। मैंने बताया था कि जीवामूल धोती से केवल और केवल जीभ की लंबाई बढ़ती है, जो कि खेचरी के समतुल्य है। बस इतना कहा था, कंफ्यूज नहीं होंगे बच्चे। नेति से केवल और केवल एकमात्र षट क्रिया है जिससे जीभ की लंबाई सॉरी खेचरी की सिद्धि होती है। इज इट क्लियर? फिर चलते हैं हम आगे। लोली की, है ना। लोली की जो है, नोली को कहते हैं हम षट क्रिया में। पेट को दोनों ओर तेजी से घुमाना, ये देख सभी रोगों का नाश होता है। जठराग्नि की प्रदीप्ति होती है। सिंपल लोली की, है ना। तो लोली की किस ग्रंथ में है? गेरण संहिता में है, ये ध्यान रखेंगे। इसे नोली कहा जाता है अन्य ग्रंथों में। प्रोसेस सेम है, इसके पार्ट्स नहीं है। स्वामी निरंजनानंद सरस्वती पार्ट करते हैं, बुक में एक्सप्लेन करते हैं, बट गेरण संहिता की बात करें तो उसमें कोई पार्ट नहीं है। ओके, नेक्स्ट फिर है त्राटक। त्राटक की बात करें तो निमेश और उन्मेष। निमेश माने पलकों को नीचे करना, उन्मेष माने ऊपर उठा देना, पलके झपकना। कॉमन सेंस में पूनम जी कह रहे हैं सर सीधा कॉमन बोल दो ना आप, जब बच्चों को पजल कर देते हो। पलके झपकाना ही बोल दो। वो एक गाना था, वो कहा था, भूल गया मैं, है ना। पलके खुली हो या हो बंद, है ना। तो दीदार उनका होता है, तो दीदार उनका होता है मतलब त्राटक होता है वो, उसको हम त्राटक बोलते हैं। तो निमेश और उन्मेष क्या कर सरिता जी ने क्या बोला ऐसा? सरिता जी क्या बोल गए आप? प्रीत जी क्या बोला सरिता जी ने? मैंने सरिता जी के वचनों को कैसे इग्नोर कर दिया? तो क्या बोला अभी सरिता जी ने? कुछ बोला तो कॉपी करके दोबारा बता दो भाई, क्या बोलते हैं सरिता जी आपने? आपके वचनों को मैं, है ना, छोड़ना नहीं चाहता। पता नहीं कौन सा ज्ञान दे रहे होंगे अभी आप, भटक गए। कोई तो अटक करे तो हाँ, गेजिंग, गेज जो करना होता है, घूरना गलत है भाई, ये ध्यान रखना है देश में आज के समय में। घूरना मत किसी को, और वैसे भी क्यों घूरे, आवश्यकता ही नहीं है किसी चीज की, है ना। अच्छा अच्छा, कविता की बात कर रहे हैं पूनम जी, आपका ज्ञान खतरनाक है वास्तव में, मान गया। तो सरिता जी अब पढ़ते हैं नहीं कि कविता लिखते रहते दिन रात, अब करें तो करें क्या? ठीक है सरिता जी, है ना। अच्छा सरिता, मैं यही चेक कर रहा था सरिता जी, आपको गाने आते हैं, आप कुछ नहीं करते। देखा मैंने पल के बोला, सरिता जी ने सही करके बोला आंखें खुली हो। क्या मुझे आता नहीं? मैं आपको ही चेक कर रहा था सरिता जी, है ना, आपको ही चेक कर रहा था। मुझे तो फिल्म भी पूछ लो, फिल्म कौन सी आई है, किसने गाया, फलाना ढिमकाना सारी पता होगा। बट सरिता जी आप कुछ और मत करना, आप पढ़ना मत, आप गाने सुनते रहना और उनको ठीक करते रहना बस। ओ त्राटक, सागर जी कैसे त्राटक होता है? कैसे होता है भाई त्राटक, सागर जी बताते हैं। तो इंपॉर्टेंट भाई, इधर आ जाओ। त्राटक मैंने टकटकी लगा करके देखना, लगातार घूर घूर के देखना, है ना चीज को। तो तब तक घेरेगा सूक्ष्म लक्ष्य, किसको देखना? सूक्ष्म लक्ष्य, बड़े लक्ष्य को नहीं, सूक्ष्म लक्ष्य को। इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। ए और आर की फॉर्म में प्रश्न पूछा जा सकता है यहाँ से, या आपको दो तीन त्राटक करते समय दो चीजें आवश्यक है, निमेश उन्मेष को छोड़ना, त्याग करना, है ना। अब जब एग्जाम में प्रश्न बनता है तो वहां से आपको ध्यान नहीं रहेगा। दूसरा, किसी सूक्ष्म लक्ष्य को देखना। तीसरा, बड़े लक्ष्य को देखना। या चौथा, किसी को भी देखना, है ना। तो सूक्ष्म लक्ष्य को देखना और निमेश उन्मेष का त्याग करना, ये दो बातें सत्य है। फिर इसमें कहा गया है कि लाभ क्या होता है? नेत्र रोगों का नाश होता है, दिव्य दृष्टि आती है, और सबसे इंपॉर्टेंट शांभवी मुद्रा की सिद्धि होती है। तो अभी तक गेरंड संहिता की षट क्रियाओं में दो चीजें खास मिलती है हमें देखने को। एक तो हमें नेति से क्या मिला? खेचरी मुद्रा की सिद्धि मिली, खेचरी की सिद्धि मिली। याद रख लेंगे, नोट कर लेंगे इसको, पॉइंट टू बी नोटेड, ठीक है। दीपक जो त्राटक करने को बोला है, हाँ त्राटक करने को बोला उन्होंने। इतनी अच्छे, है ना, मूवी बनाई थी, क्या बनाई थी उन्होंने, गाना ये सारा का सारा। बट लोग कुछ गलत समझ गए तो उन्होंने कहीं और त्राटक करना शुरू कर दिया, है ना। फिर वो पिटे, है ना। तो गलत तरीका त्राटक नहीं करना ये अपने को, सही त्राटक करना। नेति खेचरी में होगी। दूसरी मुद्रा की हम बात करते हैं तो शांभवी मुद्रा का जिक्र मिल रहा है हमें। शांभवी किससे सिद्धि हो रही है भाई? त्राटक से, है ना, क्योंकि आंखें खुलनी जरूरी है त्राटक में। तो शांभवी कैसे होती है? हमारे जो आज्ञा चक्र है उसको लगातार देखना, जहां पर तिलक लगाते हैं वी शेप में दिखने लगता है शांभवी। एक और आया है नाद के विषय में। नाद किससे सिद्ध हो रहा है? नाद आपका कर्ण रंध्र से सिद्ध हो रहा है। क्लियर हुई बातें? ये तीन चीजें आपकी इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न अक्सर बनता है
इन चीजों को नोट कर लेंगे। यहाँ से नेक्स्ट भी प्रश्न बन सकते हैं, मिलान करना या आ सकता है, डायरेक्टर योगिता, हाँ हो सकता है जी, है ना। तो ये जो है ध्यान रखेंगे हम, ठीक है, तीनों चीजों को, इंपॉर्टेंट है काफी, ये ध्यान रखेंगे। नाद, नेति जो खेचरी, त्राटक जो है शांभवी, ये तीन मुद्रा, तीन चीजें अभी तक फेमस हैं हमारी, तीन चीजें हो चुकी है त्राटक के बारे में। नेक्स्ट है भाल बाती या कपाल बाती। तो नेक्स्ट ध्यान रखिए, बाल बाती का वर्णन कहा है गैलन संहिता में, बाल बाती बोला गया जिसका मतलब कपाल बाती से ही है ना। एक जगह बाल बाती बोल देते हैं, एक जगह कपाल बाती बोलते हैं। वात क्रमेण, व्युत क्रमेण, शीत क्रमेण विशेषतः बाल बाती त्रिधा कुर्यात कफ दोषम निवारी। तब वात क्रम माने वायु के द्वारा, व्युत क्रम माने उल्टा क्रम कोई, शीत क्रम माने कोई ठंडा क्रम, है ना। तो कहते हैं इस प्रकार से तीन क्रम है, ये करने क्रम याद रखना है सीरीज, वात व्युत, पहले दोनों आएंगे ना, पहले वायु फिर जल, है ना। वात क्रम वायु, फिर व्युत क्रम जल से होता है, शीत क्रम भी जल से होता है। तो पूछा जा सकता है कपाल बाती की कौन सी क्रिया है जो वायु के द्वारा होती है, वात क्रम होता है, कौन सी क्रिया है जो जल के द्वारा होती है, ये वो ये है व्युत क्रम और शीत क्रम, ठीक है। इनसे मेनली कपाल बाती का विशेष लाभ प्रश्न आया हुआ है, किसमें होता है, मेन होता है आपके कफ दोषों का निवारण होता है कपाल बाती से, वही त्राटक अंतर त्राटक। हाँ, आदरणीय रीना जी ने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है। रीना जी आपको मैं फिर से बता देना चाहता हूँ, त्राटक के कोई टाइप नहीं कहे हैं गेरंड ऋषि ने, वो जो त्राटक के टाइप्स किए गए हैं सूत्र में आप देखते हैं कोई टाइप नहीं है। स्वामी निरंजनानंद सरस्वती जो एक्सप्लेनेशन करते हैं वहां पर टाइप दिए, तो वो प्रश्न आपसे नहीं बनेगा, आप ध्यान रखिए त्राटक का कोई टाइप नहीं है, नो नो, ठीक है। हाँ आपने पढ़ा है रीना जी, मैं नकार नहीं रहा, पढ़ने वाले हैं। अठरत्नावली में भी नहीं है तीन प्रकार के त्राटक, ठीक है। तो त्राटक में बता देता हूँ, आपने स्वामी निरंजनानंद सरस्वती की एक्सप्लेनेशन जो है, टीका जो है, भाष्य जो है वो पढ़ा है ना, जो हम सभी पढ़ते हैं, बिहार योग मुंगेर की रेड बुक है, तो वो भी उन्होंने पहले ऑब्जेक्टिव स्टडी के अनुसार नहीं बनाई थी, सभी सब्जेक्टिव पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए बनाई थी, तो वो पढ़ते थे। बट अभी थोड़ा हमें चेंज करना है, क्या सर, सुनिए मेरी बात, त्राटक का कोई भी टाइप नहीं बताया गया है हमारे सिलेबस में, जितने भी ग्रंथ है उसमें किसी भी बुक में कोई टाइप नहीं है त्राटक का, ग्रंथकार के द्वारा कोई बताया नहीं गया। जब उनके हम एक्सप्लेनेशन करते हैं तब बहुत से त्राटक के टाइप हमें मिलते हैं, है ना। जैसे कि स्वामी निरंजनानंद कह रहे हैं, पूनम जी ध्यान से सुनेंगे बात को, ना ही हठ प्रदीपिका में त्राटक का कोई टाइप बताया, ना ही हठ रत्नावली में, ना ही गेरंड ऋषि ने बताया, क्लियर है। जब हम उसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं तो वहां हमें टाइप्स देखने को मिलते हैं, क्लियर है ना। ओके, अब हम चलते हैं आगे, कपालभाति हो गया, तीन प्रकार बता दिए, वातक्रम, व्युतक्रम, शीतक्रम। कफ दोषों में मेनली फायदा होता है। वातक्रम कैसे होगा, वायु के द्वारा होगा। कैसे होती है प्रोसेस, अनुलोम विलोम, पूर्व वायु रेचित पिंगला पुनः, जैसे हम कहते हैं ईड़ा से श्वास लेते हैं, फिर वायु रेचन कर देते हैं दूसरी साइड से, फिर पिंगला से लेते हैं और फिर रेचन कर देते हैं ईड़ा से, है ना, ये चलता है। अनुलोम विलोम को इन्होंने क्या कह दिया, वातक्रम। तो ध्यान रखना है कपालभाति थोड़ा डिफरेंट है, वातक्रम तो क्या होता है, कफ की निवृत्ति होती है, ये क्लियर है, इसमें कोई डाउट ही नहीं अपने को। आगे बात करें व्युत्क्रम की, तो व्युत्क्रम माने उल्टा क्रम, व्युत का अर्थ पता होगा, व्युत्क्रम माने उल्टा क्रम, यही बोलते हैं। हम पानी कैसे पीते हैं सर, हमेशा ही मुंह से पीते हैं पानी, है ना। तो कहते हैं ना उल्टा करो भाई, उल्टे तरीके से पियो, कहते हैं नाक से पानी पियो तुम लोग, है ना। तो उल्टा क्रम करवाया जाए जब हम, उसको क्या कहते हैं, व्युत्क्रम कपालभाति। तो जल की सहायता से होता है व्युत्क्रम। प्रश्न बन सकता है कि कपालभाति में कौन सा प्रकार है जल से होता है, तो शीतक्रम और व्युत्क्रम जो है वो दोनों जल से है, एक वायु से हो रहा है, इतना ही। तो जल को नासिका से लेकर मुंह से निकाल देना है, उल्टा करना है, मतलब उल्टा क्रम। किसका लाभ किसका होगा, श्लेष्मा कफ का निवारण होगा, कफ का लाभ होगा इसमें, कफ से निवृत्ति होगी। मैंने शुरुआत में बता दी, मैंने कपालभाति में कफ दोषों का नाश होता है। आगे बात करें फिर तीसरा लाभ, तीसरे की बात करें तो शीतक्रम। शीतक्रम माने शीतली से मिलता जुलता है, शीतली प्राणायाम कहते हैं। तो शीतली में वायु कैसे पान करते हैं, मुख से लेते होते हैं वायु, ऐसे करते हैं, शीतली में मुंह से पानी पीते हैं, है ना। शीतक्रम में भी क्या होगा, मुख से पानी लिया जाएगा और नासिका से निकाल दिया जाएगा। व्युत्क्रम में नासिका से लेंगे और मुंह से निकाल देंगे। शीतक्रम में शीतली की तरह मुख से पानी लेंगे और नासिका से निकाल देंगे, ठीक है, तो शीतली हो गया। इसमें मुख्य लाभ, कामदेव के समान शरीर सुंदर हो जाता है, बुढ़ापा और ज्वर नहीं आता है, देह स्वच्छ होकर के कफ नाश हो जाता है, ठीक है। क्रम और युद्ध क्रम कौन से ग्रंथ में गले तक जल पर्यंत पानी में खड़े होके करते हैं। आदरणीय सागर जी, आपका ज्ञान बेहद 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 ही खराब हो चुका है ना। तो थोड़ा सा इसको सुधार लेते हैं। मातंगिनी मुद्रा है एक, मातंगिनी मुद्रा, है ना, मातंगिनी मुद्रा यही होगी सरिता जी, मुझे लगता है जहां तक
जहां तक मेरा ज्ञान है यही है, बाकी सरिता जी को ज्यादा पता होगा, है ना। तो मातंगिनी मुद्रा है जो हम आगे 25 मुद्राओं में आगे देखेंगे। वहां पर मैंने बताया था कि मातंगिनी मुद्रा को एक तरह से हम कह सकते हैं शीतक्रम और व्युत्क्रम का मिला जुला स्वरूप है, बस ये मैंने बताया था, है ना। तो प्रीत जी बता रहे, कहते बिहार, पूनम जी एचआर में नहीं है, कृपया नहीं है, नहीं है, नहीं है ना। बाकी सागर जी कह सकते हैं कुछ भी, है ना। तो सागर जी क्लियर हुआ। पूनम जी ये ध्यान रखना, जब हम ग्रंथ को पढ़ते नहीं उसके बिना हमें कोई अजम्पशन नहीं करना। आप सबसे होनहार विद्यार्थियों में से एक हो, है ना। आप है, मुझे पता है ना। बचपन में काफी बार टॉप भी रह चुके हैं क्लासेस में पूनम जी, है ना। तो भाई किसी को, है ना, योग में हम अजम्पशन नहीं करते होते कभी भी। ठीक है सागर जी, थैंक यू सो मच, मुद्रा ही है ना। तो अब हम आगे करते हैं। जल की सहायता से होता है, जल को मुंह से लेकर के नासिका से निकालना, तो शीतक्रम में मुख्य कामदेव के समान होता है। नेक्स्ट प्रश्न, सेम प्रश्न मैं छोड़ के आया था उसी को, निम्न में से कौन से अभ्यास, है ना, कामदेव के समान शरीर बनाते हैं। शीतक्रम, शीतली, जल बस्ती, शुष्क बस्ती, शीतकर्म। ठीक है, ऑप्शन 1 2 3 4 5 चूज कीजिए जल्दी से, जल्दी चूज कीजिए। निम्न में से कौन से अभ्यास, कौन से अभ्यास, है ना, कोई भी चूज कर दिए, कितने भी चूज कर सकते हैं आप। 135, वाह रीना जी कितनी अच्छी संख्या बोली, 1 3 5 सभी इवन नंबर, ओड नंबर चूज कर दिया आपने। 1 3 5 विषम संख्याएं चयन कीजिए। रीना जी मैंने विषम संख्या चूज करने को थोड़ी बोला था। तो सागर जी ने बहुत अच्छा उत्तर दिया, सागर जी, है ना। शीतकर्म हो गया, बिल्कुल है। निम्न में से कौन से अभ्यास बोला है मैंने, कहीं से भी पूछे चाहे। दूसरा क्या बोला है, जल बस्ती भी हो गया, शीतकर्म भी हो गया, है ना, तीनों हो गए। अब पूछते हैं निम्न में से कौन सी क्रिया, अभ्यास ना बोल के क्रिया बोल रहा हूं, तब आप शीतकर्म को नहीं चुनेंगे। क्या क्या हो जाएगा आपका, जल बस्ती और शीतकर्म हो जाएगा। ठीक है, क्रिया यही है, षट क्रिया। कौन से अभ्यास हठ प्रदीपिका के अनुसार कामदेव के समान शरीर बनाते हैं, हठ प्रदीपिका के अनुसार। तो कोई भी अभ्यास हो हठ प्रदीपिका में, पहली बात तो जल बस्ती शुष्क बस्ती का इनका वर्णन नहीं अलग अलग, अगर है भी है तो वहां पर कामदेव के समान शरीर सुंदर होने की कहते ही नहीं बिल्कुल भी, शीतकर्म के लिए कहते हैं वो केवल। ठीक है, गेरंड संहिता के अनुसार निम्न में से कौन से अभ्यास है, तो जल बस्ती और शीतकर्म है। शीतकारी है ही नहीं, शीतकारी, सॉरी शीतकारी, है ना, शीतकारी प्राणायाम है, ये ध्यान रखें, है ना। तो शीतकारी है ही नहीं, ठीक है, शीतकारी। क्लियर हुआ। और जो भी प्रश्न बने आपको यहां से देना है, ध्यान रखेंगे इसको। ठीक है, आगे इससे और क्या होता है, बुढ़ापा और ज्वर नहीं आता, देह स्वच्छ होकर के कफ नाश होता है। ये आपके शीतकर्म कपालभाति के लाभ हुए।